हेलो बच्चे लोग, आपका स्वागत है आपके अपने ब्यूटीफुल से चैनल माधव कृष्णा क्लासेस में। तो बच्चे लोग, हम लेकर आ गए हैं अपनी सेकंड वीडियो ऑफ द क्लास 10th साइंस। अब देखिए, इस वीडियो में हमने पढ़ेंगे अपनी केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर्स को। पिछली बार हम लोगों ने पढ़े थे फिजिक्स के अपने सारे चैप्टर। फिजिक्स के जितने भी चैप्टर थे, चाहे वो लाइट हो, आपका ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक, ये चारों के चारों चैप्टर हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे। अब केमिस्ट्री का भी हम इसी तरीके से एक ही वीडियो बना रहे हैं जिसमें आपके चारों के चारों चैप्टर कवर हो जाएंगे। तो जितना प्यार आप लोगों ने पहली वीडियो को दिया है, ऐसे ही अपनी दूसरी वीडियो को भी बहुत देंगे और पूरा का पूरा ये चैप्टर यानी कि पूरी की पूरी आपकी केमिस्ट्री को एक बार में ख़त्म कर लेंगे। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट करे हुए हम अपने चैप्टर की ओर चलते हैं। तो देखिए, चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। चैप्टर का नाम क्या है हमारा? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन होता क्या है। तो केमिकल रिएक्शन क्या है? द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम नए सब्सटेंसेस को बनाते हैं उनकी नई केमिकल प्रॉपर्टी के साथ में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जैसे मान के चलिए, हमने एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने कार्बन को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ। अब हम जानते हैं जो कार्बन हमारा होता है वो एक सॉलिड होता है। कार्बन हमारा क्या होता है? एक सॉलिड होता है। और ऑक्सीजन होती है हमारी गैस। तो दोनों के दोनों, ये सॉलिड है और ये गैस है। तो अभी देखो, इसकी स्टेट क्या हो रखी है? सॉलिड। इसकी स्टेट गैस। लेकिन जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्योरली गैस होती है। ठीक है। तो देखिए, एक सॉलिड और एक गैस ने मिलकर एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट हो गई। यहाँ पे जो हमारा कार्बन था, कार्बन हम लोग जानते हैं कि गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट के लिए। और ऑक्सीजन हमारा क्या रहता है? हमारे जीने के लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन जब दोनों ने आपस में रिएक्ट करा तो ये एक ऐसी जहरीली गैस बने, कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोगों के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। ठीक है। तो इसी तरीके से इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, कि हमारे पास देख रहे हो कि केमिकल रिएक्शन पे क्या हुआ? कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने से कार्बन डाइऑक्साइड, अभी इसकी प्रॉपर्टी कुछ और थी और अब इसकी प्रॉपर्टी कुछ और है, और एक नया सब्सटेंस भी हमें मिल गया। इसी को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए, केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं। एक होता है हमारा रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होता है? द सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड द रिएक्टेंट। जो भी सब्सटेंस, जो भी एलिमेंट हमारे केमिकल रिएक्शन में भागीदारी होते हैं या भागीदारी लेते हैं, उन सभी केमिकल को हम लोग क्या कह देते हैं? रिएक्टेंट कह देते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन ने क्या करा है? यहाँ पर हिस्सेदारी करी है अपनी, यानी कि इसमें पार्टिसिपेट करा है जाकर, और इसके बाद में हमें एक नई चीज मिली है। तो द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन ए केमिकल रिएक्शन इज नॉन एज द प्रोडक्ट। अब जो हमें मिल के आया है उस चीज को हमने क्या कहा? प्रोडक्ट। यानी कि लेफ्ट साइड में आपका क्या लिखा जाता है? रिएक्टेंट। लेफ्ट साइड में आपका लिखते हैं रिएक्टेंट, और राइट साइड में आपका क्या होता है? प्रोडक्ट। तो जो जो केमिकल, जो जो कंपाउंड, जो जो एलिमेंट हमारे, एक सेकंड में, शायद बच्चों आपको दिख नहीं रहा है ये जो मैं लिख रहा हूँ। अब आपको सही दिखेगा। ठीक है। तो जो भी हमारे लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं इनको हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और जो हमारे राइट साइड में लिखे जाते हैं उसको कहा जाता है प्रोडक्ट। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। अब कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए, डाइजेशन ऑफ फूड। हमारे पेट के अंदर हम लोग जो भी खाना खाते हैं वो क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। अब ये डाइजेस्ट कैसे हो रहा है? कुछ केमिकल प्रोसेस की वजह से, जो कि आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। डाइजेशन ऑफ फूड के बारे में मैं आपको बायोलॉजी में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, एकदम एक एक चीज को करके। ठीक है ना। दूसरा हमारा रेस्पिरेशन, सांस का लेना और सांस का छोड़ना, ये ब्रीथिंग होता है। देखिए, आप लोगों को रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग का अंतर समझाता हूँ। रेस्ट, जो सांस का लेना और सांस का छोड़ना आपका ब्रीथिंग कहलाता है, यानी कि आपका सांस लेना जिसे आप कहते हो। ठीक है ना। लेकिन रेस्पिरेशन में आपका खाली ब्रीथिंग नहीं होता, आपका एनर्जी रिलीजिंग भी होता है, या हम कह सकते हैं फूड बर्निंग प्रोसेस भी इसमें चलती है। एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस भी होती है इसके अंदर एक। ठीक है ना। ये दोनों मिलने के बाद में रेस्पिरेशन बनता है। आप लोग सोचो कभी, रेस्पिरेशन सिर्फ सांस का लेना सांस का छोड़ना रेस्पिरेशन होता है, तो रेस्पिरेशन ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे, ब्रेथिंग प्लस एनर्जी रिलीजिंग जो हमारी टेंडेंसी होती है उसको ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं।
रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लगना। आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, बहुत लोगों के लगा भी होगा घरों के सामने आके, उनके गेटों पर या बहुत सारी जगहों पर आपने देखा होगा। नेक्स्ट हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। ठीक है ना, जब हम मैग्नीशियम रिबन को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, यानी कि एयर के प्रेजेंस में जब उसे जलाया जाता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना, मैग्नीशियम उस केस में क्या होता है, आपका सॉलिड होता है और ये गैसेस स्टेट होती है। लेकिन जब ये बनकर आता है तो ये एक सॉलिड ही बन के आता है, राख पाउडर की फॉर्म में ये आ जाता है। आप राख कह लो या इसे पाउडर कह लो। फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो है दूध से दही का बनना। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे किसके, केमिकल रिएक्शन में। अब देखो, जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो कुछ ना कुछ बदलाव उसमें देखने के लिए मिलते हैं। तो वो चेंजेस क्या क्या है उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व, कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं? सबसे पहला चेंज इन स्टेट। तो देखिए सबसे पहला क्या हमारे पास में, चेंज इन स्टेट। तो आप लोगों ने देखा होगा जिस टाइम पे हमारा, जो हम मिल्क की ही बात कर लेते हैं, जो मिल्क होता है बिफोर कर्ड, यानी कि उसका कर्ड बनने से पहले वो कैसी स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। लेकिन जब वो कर्ड बनता है तो लिक्विड के कंपैरिजन में तो वो सॉलिड चला जाता है। अब ये नहीं कहेंगे हम ठोस मजबूत हो गया, लेकिन इसकी थिकनेस अगर हम इसे दूसरी भाषा में कहें तो इसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। डेंसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज कर जाती है। इस समय पर डेंसिटी क्या होती है, लेस होती है, क्योंकि दूध के कंपैरिजन में दही थोड़ा भारी होता है। ठीक है ना। दूसरा हमारे पास में क्या आता है, चेंज इन कलर। चेंज इन कलर की हम लोग बात करें तो हमने देखा है कि कलर में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन आ जाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन के मिलने से, अब कार्बन जो था हमारा वो तो हमें पता है कि थोड़ा ब्लैक कलर में होता है। ठीक है ना। ऑक्सीजन हमारी ट्रांसपेरेंट ही होती है, तो ऑक्सीजन थोड़ी ना हमें दिखाई देती। लेकिन जो बना कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैस हमारे पास बन के आई, वो हमें बहुत अच्छे से दिखाई देती है और साथ में वो क्या होती है, टोटली काली होती है। ठीक है। तो हमने देखा कि चेंज इन कलर भी हो रहा है। अगर हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में भी चेंज हम लोगों को देखने को मिल जाता है। साथ में इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये तो बहुत बार हमने देख भी ली। ठीक है ना। तो केमिकल रिएक्शन में ये चार बातें क्या होती हैं हमारी, इन्वॉल्व होती हैं। तो इसका ध्यान रखेंगे थोड़ा सा कि कौन कौन सी चार बातें हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को प्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा वर्ड इक्वेशन। सबसे पहला क्या हमारे पास में, वर्ड इक्वेशन। अब ये वर्ड इक्वेशन क्या होती है कि किसी भी केमिकल को हम लोग बोलते हैं तो उनके पूरे नाम की फॉर्म में बोलते हैं। तो जब हम नाम की फॉर्म में बोलते हैं तो उसे बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। जैसे हमारे पास यहाँ पर दे रखा है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, कि हमने क्या लिया, जिंक। तो देखिए जिंक मैंने पूरा नाम लिखा, जब इसको मैं ZN लिखूंगा तो ये इसका सिंबॉलिकल नेम हो जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा, इसका सिंबॉलिकल नेम हो जाएगा। अब यहाँ पर अभी क्या है, ये एक पूरा वर्ड में लिखा हुआ नाम है और ये इसका क्या है, सिंबल है। तो जिंक ने जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट किया, जिंक ने जब सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या होता है, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा तो उसने जिंक सल्फेट दिया, यानी कि उसने दिया हमें ZnSO4, जिंक सल्फेट दिया। साथ में उसने क्या करा, हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करा। ठीक है ना। तो देखिए लेफ्ट साइड में हमारे पास में क्या था, जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा था, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बना रहा था। अब ये जो रिएक्शन हुई है यहाँ पर ध्यान देंगे, इसमें ये लेफ्ट वाले पार्ट को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट और राइट वाले पार्ट को कहते हैं प्रोडक्ट। और ये पूरी इक्वेशन जो लिखी गई है वो किस में लिखी गई है, वर्ड इक्वेशन, यानी कि वर्डों की फॉर्म में लिखी गई है। अगर इसी को जब हम क्या करते हैं सिंबल की फॉर्म में है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे ZnH2SO4 इनको रिएक्ट कराया तो मुझे मिला ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस, यानी कि H2। तो ये जो हमारे पास में क्वेश्चन आई है इसको हम बोलते हैं केमिकल, इसको हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। इसको क्या बोला जाता है, केमिकल इक्वेशन बोला जाता है। जब हम वर्ड को एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो इसको क्या बोलते थे, केमिकल इक्वेशन बोलते थे, जो कि हमने यहाँ पे दिखा रखी है, Zn प्लस H2SO4 मेक टू ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन, इट इन्वॉल्व यूजेस ऑफ द सिंबल ऑफ एलिमेंट। जो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम लोग क्या करते हैं, सिंबल की फॉर्म में यूज कर रहे हैं इसको, ये हमारे सिंबल हो गए सारे। तो सिंबल ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विद मेंशन ऑफ द फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट का मतलब क्या होता है, जैसे जिंक हम लोग जानते हैं, जिंक हमें कैसे मिलता है, सॉलिड की फॉर्म में मिलता है। H2SO4 हमें कैसे फॉर्म में मिलता है, ज़्यादातर एक्वस की फॉर्म में मिलता है। ठीक है ना। तो यानी कि एसिड ज़्यादातर एक्वस की फॉर्म में ही होते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारा कंसनट्रेटेड एसिड होता है, एसिड होता है। और
क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ एसिड होती है, साथ में कुछ अमाउंट ऑफ वाटर होता है, ठीक है ना। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिलता है यहाँ पर, एक्वा सॉल्यूशन मिलता है। तो यानी कि इनकी ये फिजिकल स्टेट होती है कि किस फिजिकल स्टेट में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट, द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर और एनी कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। अब देखिए, ये बहुत जरूरी होता है कि ये रिएक्शन हुई है तो किसकी वजह से हुई है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन हुई है, ये रिएक्शन किसकी वजह से हुई है। कोई कैटलिस्ट इसमें इस्तेमाल करा जा रहा है, या कोई आप अनदर थिंग इसमें इस्तेमाल कर रहे हो, तो आप जो भी चीज़ इसमें इस्तेमाल करते हो, यहाँ तो आपने प्रेशर लगाया तो आप प्रेशर को रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर दिया यानी कि हीट का सिंबल बनाएंगे, कैटलिस्ट अगर कोई यूज़ कर रहे हो तो उस कैटलिस्ट का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये बातें हम लोगों को यहाँ पे क्या रखनी होती है, ध्यान रखनी होती है। तो उसको हम लोग एरो के ऊपर डिनोट करते हैं। जैसे हम लोग फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर सनलाइट और क्लोरोफिल लेते हैं ना, तो ऊपर हम लोग लिखते हैं यहाँ पर सनलाइट, क्लोरोफिल। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी उसको लिखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, एक एग्जांपल हमारा दिया गया है कि जब मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो वो क्या देता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। जब मैग्नीशियम रिबन को एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है तो वो हमें क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। यानी कि जब तुमने Mg लिया, अब Mg आपका कैसा है, सॉलिड स्टेट है, प्लस आपने ऑक्सीजन लिया, ये आपकी क्या है, गैसियस स्टेट है। लेकिन जब आपने इसको जलाया तो आपको क्या मिला, MgO। अब ये जो MgO मिलता है ये सॉलिड स्टेट में ही मिलता है, क्यों, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है, ये पाउडर फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो एक वाइट कलर का हमें पाउडर प्रोवाइड कराता है। इसका कलर भी ध्यान रखना है, एक नंबर में कई बार पूछ लेते हैं। तो वाइट कलर का पाउडर हमें क्या होता है, यहाँ पर मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास में, इसकी बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। और जब ये जलता है ना, जब ये जलता है तो आपको क्या करता है, लाइट कलर की, यहाँ आप कह सकते हो ब्राइट कलर की ना, एक आपको लाइट देखने को मिलेगी, ब्राइट कलर में आपको एक लाइट देखने को मिलेगी, वाइट वाइट कलर में, ठीक है। तो इस तरीके से ये जलते हुए क्या बनाता है, हमारे लिए वाइट कलर का एक पाउडर बनता है इनके जलने के बाद। आगे बात कर लेते हैं कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, या पहले पता रहना चाहिए कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती क्या है। तो देखिए, आप लोग पहले इस बात को समझ लेते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। बैलेंस, आप सभी लोगों को दिख रहा होगा ये तो, केमिकल इक्वेशन, जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है इसका क्या मतलब होता है कि जब नंबर ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ रिएक्टेंट को, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू होते हैं नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड पी, ठीक है ना। अगर नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इक्वल आ रहे हैं नंबर ऑफ एटम इन प्रोटॉन, तो इसको हम लोग बोल देते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। और जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन होती है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के ऊपर काम करती है, यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि हम केमिकल के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का प्रयोग करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इनके इन ए केमिकल रिएक्शन। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है मास ना तो कभी घटता है ना कभी बढ़ता है। और कंजर्वेशन का लॉ तो कई बार पूछा भी गया है, तो आप याद रखिए, मास की जगह कुछ भी बदल जाए, अगर एनर्जी कह दो तो बस यहाँ पे आप एनर्जी लगा देना, ठीक है ना। डेफिनेशन में कोई फर्क नहीं आएगा, बस यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे मैटर वर्ड यूज करें, यहाँ पे मैटर की जगह पर एनर्जी यूज हो जाएगा उस केस में। Next is, so number of atom of the elements involved in chemical reactions should remain same at the reactant and the product side. तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट को अगर आप देखोगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, तो लेफ्ट हैंड साइड जो मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में सेम रहेंगे, इक्वल रहेंगे, इसी को हम बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज और होती है अनबैलेंस, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं यहीं पे। तो अनबैलेंस क्या होती है, अनबैलेंस्ड या स्केलेटल, इसके दो नाम होते हैं, या तो अनबैलेंस करके दिया जाएगा या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अब ये क्या होता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो देखिए इसमें क्या है कि जब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू
नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट। जब नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट नंबर ऑफ एटम इन प्रोडक्ट के बराबर नहीं होते हैं तो उस कंडीशन को हम लोग बोल देते हैं अनबैलेंस या स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन क्या बोल दी जाती है, अनबैलेंस और स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को डेफिनेशन पता लगी होगी, स्केलेटल क्या होती है और अनबैलेंस आपकी जो है बैलेंस इक्वेशन क्या होती है। चलिए, अब बैलेंस करने के ना कुछ स्टेप होते हैं जिसे हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है ना, बैलेंस करने के कुछ स्टेप होते हैं, उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे उसको करना है। देखिए, आपको जो भी इक्वेशन दे रखी है, जैसे यहाँ पे दिया गया फेरस प्लस वाटर इज मेक Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या कर रखा है, ये दिया हुआ है। तो आप लोग क्या करो, पहले ये देखो कि यहाँ पर एलिमेंट कौन कौन से, जैसे एलिमेंट क्या मिला मुझे, एक आयरन है हमारे पास में, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तीन तरह के एलिमेंट मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं, एक आयरन, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हम जानते हैं आयरन का एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा जो एटॉमिक नंबर मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, आयरन का। तो सबसे पहले आप आयरन को ही बैलेंस करेंगे, जो सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर कैरी करता है आप उसको बैलेंस करेंगे। तो अब इसमें देखिए, आयरन यहाँ पे राइट में कितने हैं, तीन, यहाँ लेफ्ट में कितने हैं, सिर्फ आपके पास में एक है। तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ मल्टीप्लाई ही ऑप्शन है। कोई भी बच्चा अगर ऐसे लगाता है कि आपने लेफ्ट में ऐसे लिख दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। आप ऐसे नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हैं हमेशा कैसे, उनके साथ मल्टीप्लाई करके। ठीक है ना, मल्टीप्लाई के अलावा आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता। तो आपने क्या करा, तीन यहाँ पे लगाया। अब मेरे आयरन बैलेंस हो गए, तीन आयरन यहाँ थे, तीन आयरन यहाँ थे। अब मुझे देखना इसके बाद एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का ज़्यादा होता है, हाइड्रोजन का तो सबसे लास्ट में आएगा। अब ऑक्सीजन यहाँ पर मिल रहे हैं आपको कितने, चार, और यहाँ पर ऑक्सीजन आपको मिला सिर्फ एक। तो आपने क्या करा, यहाँ पे लगा दिया अपना चार, जिससे कि आपके ऑक्सीजन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो आप देखिए, चार ऑक्सीजन यहाँ हो गए, चार ऑक्सीजन आपको राइट में भी मिल गए। अब बात आती है हाइड्रोजन की, तीसरे नंबर पे कौन होता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है, यहाँ पर हाइड्रोजन मिले चार दूनी आठ, और यहाँ पे हाइड्रोजन है दो, तो यहाँ पर भी आप क्या लगा देंगे, चार लगा देंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं बहुत ही आराम से। ठीक है ना, इस तरीके से आप बड़े आराम से अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। तो बैलेंस का तरीका समझ लीजिए, बहुत ही आसान तरीका है कि आप ये देख लीजिए, जो एलिमेंट आपको दिए गए हैं सबको अलग अलग करके, कि कौन सा एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा मिल रहा है। जिसका सबसे बड़ा होगा सबसे पहले उसको बैलेंस कर दीजिए, और उसके बाद में जो बचे हुए हैं सिक्वेंसली आप आते जाइए कि उसके बाद कौन कम है, उसके बाद आते हुए आपकी इक्वेशन आराम से बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो मैंने ये पूरे स्टेप आपको समझा दी कि किस तरीके से इसे करा जाता है। नेक्स्ट हमारी जो चर्चा है वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसकी बात करते हैं हम, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो कौन कौन से हमारे केमिकल रिएक्शन के टाइप होते हैं। सबसे पहला जो टाइप हमारे पास में आता है वो आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब दो या दो से ज्यादा, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, यानी कि एक सिंगल प्रोडक्ट को बनाते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे हमारे पास में कोई ए एलिमेंट है और कोई बी एलिमेंट है, और उससे हमें क्या मिला, कोई सी एलिमेंट मिला। तो देखिए, दो के जोड़ने से हमारे पास में क्या मिल रहा है, एक मिल रहा है। इसी को हम लोगों ने क्या कहा, कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। जैसे सबसे पहले है हमारे पास में बर्निंग ऑफ कोल के बारे में हम बात करें, तो जैसे कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, कार्बन जब ऑक्सीजन, अब देखिए एक हमारे पास में ये अकेला दिख रहा है, कोई इसके पास में नंबर नहीं है, 2 3 5 कुछ भी नहीं है, मतलब ये मेरा एक एलिमेंट है। तो ये मेरा क्या है, एक एलिमेंट है। और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के साथ दो है मॉलिक्यूल हैं। ठीक है ना, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हो गए, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये मेरा कहलाएगा मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हम मॉलिक्यूल कहेंगे। तो मॉलिक्यूल और एलिमेंट में फर्क करना सीख जाइए। जब कोई गिनती ना लिखी हो तो एलिमेंट होता है, क्योंकि प्योर कंडीशन होती है। और जब सिमिलर काइंड के जो है एटम उससे जाके जुड़ जाते हैं तो वो मॉलिक्यूल की फॉर्म ले लेता है, यानी ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल कहते हैं। अब जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कार्बन हमारी कैसी स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, ये हमारा गैसीय सिस्टम है, तो हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस देगा, जो कि पूरी तरीके से गैसीय स्टेट में होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्या बनता है, देख रहे हो, दो के मिलने से एक प्रोडक्ट हमारे पास में आ रहा है, तो इसी को हम कॉम्बिनेशन कह रहे हैं। एक रिएक्शन और है, जब हम हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराई जाती है, यानी कि हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन हमने ऑक्सीजन से कराई, तो हमें क्या मिलता है, वाटर मिलता है, H2O। ठीक है ना, हमें क्या मिलता है यहाँ पर, H2O देखने के लिए मिलता है।
अब देखिए ऑक्सीजन के तो 2 मॉलिक्यूल है और यहाँ पे सिर्फ ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल है, तो इसको बैलेंस करना पड़ेगा पहले। तो मैंने 2 लगाया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हो गए, लेकिन यहाँ पे 2 हैं, तो यहाँ पे भी आप क्या लगा दोगे, 2 लगा दोगे। ठीक है, क्लियर है आपकी बात। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, अगर हम कैल्शियम ऑक्साइड को, कैल्शियम ऑक्साइड का एक नाम और होता है जिसको हम बोलते हैं क्विक लाइम। क्या नाम होता है इसका, क्विक लाइम। आप लोगों को याद रखना चाहिए ये, कई बार वो क्या करता है कैल्शियम ऑक्साइड ना बोलकर उसकी जगह पे कहता है राइट द फॉर्मूला ऑफ द क्विक लाइम। ठीक है ना, जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, कैल्शियम ऑक्साइड आपका कैसा होता है, सॉलिड होता है, और जब आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हो, वाटर के साथ, वाटर आपका कैसा होता है, लिक्विड फॉर्म में, तो ये हमें देता है स्लेक लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या देता है हमें, स्लेक लाइम देता है, इसको हम कहते हैं स्लेक्ड लाइम। आप इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं अपनी जो है साइंस की भाषा में, और जो है केमिकल की भाषा में इसका स्लेक लाइम भी नाम होता है। तो कॉमनली इसको स्लेक लाइम बुलाया जाता है, और अगर आप लोग जनरली बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड केमिकल की फॉर्म में। और ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है, क्योंकि वाटर के मिलाने से सॉलिड और वाटर जब आपस में मिलते हैं तो जनरली एक्वस सॉल्यूशन का निर्माण करते हैं। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को, ठीक है। तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग। तो हमारे पास में क्या है, नेक्स्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक, देखो वर्ड से क्लियर करेंगे सारी बात को। ई एक्स का मतलब हो गया एग्जिट। ई एक्स से क्या मतलब निकाल दिया हमने, एग्जिट। एग्जिट मतलब जो बाहर निकलती है, यानी कि एक ऐसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक कौन सी रिएक्शन होगी, एक ऐसी रिएक्शन जिसमें से हीट बाहर की तरफ रिलीज होगी। कैसे होगी, बाहर की तरफ रिलीज होगी, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब हीट क्या हो रही है, बाहर की तरफ रिलीज हो रही है विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब हमारे कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उस दौरान हीट बाहर निकल रही है, जिसमें बाहर निकलेगी उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जितनी भी हमारी जो बर्निंग प्रोसेस होती हैं, बर्निंग प्रोसेस जितनी भी होंगी, यानी कि दहन करने की जो क्रिया हमारी होगी, वो सारी की सारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होंगी, क्योंकि इसमें से हीट बाहर की तरफ निकलती है। ठीक है, चलिए कुछ एग्जाम्पल पर देख लेते हैं। जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, सबसे पहले क्या हमारे पास में, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो जब हम नेचुरल गैस को जलाते हैं, किसी भी नेचुरल गैस को, जैसे हम हमारे पास है मीथेन, तो CH4 ये हमारी मीथेन गैस है। इसे जब एयर की प्रेजेंस में जलाया जाता है, जब भी हम ऑक्सीजन लिखते हैं मतलब हम एयर की प्रेजेंस में बात कर रहे हैं, तो जब भी इसको जलाया जाता है तो हमें क्या मिलता है यहाँ से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है, साथ में हमें वाटर मिलता है 2H2O गैस। और जब ये जलती है तो बहुत सारी हीट भी आप देखते हैं भाई। अगर आप लोग जैसे लकड़ी भी जलाते हैं तो लकड़ी में भी ऐसा होता है, नहीं तो आप जब नेचुरल गैस कोई सी भी आप जलाओगे, मीथेन आपको कहाँ मिलेगी, गोबर गैस बना लीजिए, उसमें मीथेन बहुत मात्रा में मिल जाती है। ठीक है ना, गोबर गैस प्लांट जो होता है ना आपका, उससे मीथेन ही जो है आपकी प्रोड्यूस होती है। फिर नेक्स्ट ले लेते हैं, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रेस्पिरेशन में भी हमारा क्या होता है कि फूड की बर्निंग, जो मैं अभी आपको कह रहा था कि रेस्पिरेशन जो करना है आपको, वो खाली सांस लेना और सांस छोड़ना नहीं होता, इसमें फूड भी बर्न होता है। तो हमारे पास में क्या है, फूड किस फॉर्म में होता है, हमारा जो फूड होता है वो होता है हमारा C6H12O6 यानी ग्लूकोज की फॉर्म में। और ये ग्लूकोज कैसा होता है, एक्वस में होता है, हमारे जो शरीर के अंदर पाया जाता है। जब उसको क्या करेंगे, एयर की प्रेजेंस में हम लोग क्या करेंगे, जलाएंगे उसको। ठीक है ना, तो हमें क्या देगा ये, एक तो देगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है ना, साथ में हमें क्या देगा, बहुत सारा पानी। ठीक है ना, साथ में पानी भी निकलेगा, और एनर्जी तो हमें मिलेगी मिलेगी, जिसकी वजह से हम लोग काम करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। तो ये रिएक्शन हमारे पास है C6H12O6 एक्वस सॉल्यूशन में 6O2। ठीक है ना, हमारी गैसेस, और इससे क्या मिला हमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ढेर सारी एनर्जी। सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सॉरी, सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट हमारी क्या हो रही है, बाहर की तरफ रिलीज हो रही है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अपनी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए वर्ड से क्लियर हो रहा है, डिकम्पोजिशन यानी कि डिकम्पोज। डिकम्पोज का मतलब होता है किसी भी चीज का, डिकम्पोज का क्या मतलब होता है, किसी भी चीज का खत्म हो जाना, पूरी तरीके से नष्ट हो जाना, इसको डिकम्पोज कहते हैं। ठीक है ना, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स into two or more simple substances is called the decomposition reaction। जब हमारी कोई भी एक कंपाउंड, कोई एक कंपाउंड हमारे पास में आएगा, और जब वो टूट कर
क्या होता है, टूट कर जब वो दो या दो से ज्यादा एलिमेंट और कंपाउंड में ब्रेक होता है तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। जैसे हमारे पास में क्या है कि हमारे पास कोई एक ए एलिमेंट है और उस वो टूटा किसमें, बी प्लस सी में। जरूरी नहीं है कि बी प्लस सी में ही टूटेगा, वो बी प्लस सी प्लस डी सब में टूट सकता है। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो में ही टूटेगा, दो से अधिक में भी वो ब्रेक कर सकता है, अपने आप को टूट सकता है। ठीक है ना। अब डिकम्पोजिशन होने के कई तरीके होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन ये नहीं कि बस हो गई, ठीक है ना, उसकी कुछ तरीके होते हैं जिससे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन को देख सकते हैं। सबसे पहला जो उसमें तरीका आता है वो आता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल मतलब होता है हीट की, हम लोग बात कर रहे हैं कि हीट दे के हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे। कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड जो ब्रेक होगा वो किसकी मदद से होगा, हीट की मदद से होगा। जैसे हमारे पास में यहाँ पर है फेरस सल्फेट, हमने क्या लिया, फेरस सल्फेट लिया और उसको हीट दी। हीट को आप सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। ये डेल्टा टाइप का जो सिंबल है, यहाँ आप ट्रायंगल जैसा ये सिंबल देख रहे हैं, तो आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, फेरस सल्फेट लिया जो कि ग्रीन कलर का होता है। जैसे ही हमने क्या करा, उसको हीट करना शुरू करा, तो हीट करते ही वो किसमें टूटा, सबसे पहले फेरिक ऑक्साइड के अंदर, सल्फर डाइऑक्साइड के अंदर और सल्फर ट्राईऑक्साइड के अंदर। ठीक है ना। ये क्या है हमारा फेरस ऑक्साइड, SO2। SO2 हमारा क्या होता है, SO2 होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाई ऑक्साइड। ठीक है ना। तीसरा हमारे पास दे रखा है SO3 जो कि होता है सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है ना। तो पहला हमारा फेरिक ऑक्साइड, दूसरा सल्फर डाइऑक्साइड, तीसरा सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ठीक है। तो ये जो फेरिक ऑक्साइड हमारा बनता है ये कैसे कलर का बनता है, रेड ब्राउन कलर का हमें देखने के लिए मिलता है। जब ये ब्रेक होता है तो कैसा कलर हमें देता है, रेड ब्राउन कलर हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं लाइम स्टोन। पेपर में देखो मैं आपको बोल रहा हूँ तीन फॉर्मूले, कौन कौन से, एक तो CaO यानी कि क्विक लाइम का, क्विक लाइम, एक आपका CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्लेक लाइम का होता है, स्लेक लाइम, और तीसरा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका इसको बोलते हैं लाइम स्टोन। तो पेपर के अंदर एक नंबर के लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको क्विक लाइम, स्लेक लाइम या लाइम स्टोन देकर, यानी कि आपको वर्ड में नाम देकर और आपसे पूछ लेंगे कि इनके फॉर्मूले क्या हैं। तो आप ध्यान रखना इन तीनों को, आप तीनों को ही मैंने इसलिए एक साथ बता दिया कि तीनों का ध्यान रखना, पेपर में आ जाता है एक नंबर के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रहता है, बेहतरीन रहता है। ठीक है ना। तो हमारा जो क्विक लाइम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो हमारा सॉरी जो हमारा लाइम स्टोन है, कैल्शियम कार्बोनेट, जो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो वो हमें एक तो कैल्शियम ऑक्साइड देता है यानी कि क्विक लाइम प्रोड्यूस करता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। साथ में क्या करता है, हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं कि लेड नाइट्रेट, हमारे पास क्या है, लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को हीट करा जाता है तो वो एक लेड ऑक्साइड बनाता है, साथ में नाइट्रोजन गैस बनाता है या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हम इसको कह सकते हैं। ठीक है ना। नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड बनाता है और साथ में ऑक्सीजन गैस को रिलीज भी करता है। क्या कर रहा है, ऑक्सीजन गैस को रिलीज कर रहा है। तो ये थी हमारी कौन सी, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला टाइप, कि हम हीट की मदद से अपनी रिएक्शन को कैसे कर सकते हैं या कैसे हमारा एक कंपाउंड मल्टीपल कंपाउंड में ब्रेक हो सकता है। दूसरा तरीका जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक मतलब टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग करने वाले हैं, करंट देने वाले हैं। तो क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं उससे डिकम्पोज होना यानी कि उससे टूटने की जो प्रोसेस होती है, उसी उसी को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन कह रहे हैं। जैसे ये डायग्राम के माध्यम से हम इसको आराम से समझते हैं। देखिए हमने इस बीकर के अंदर क्या भर लिया, अपना एक तो भर लिया पानी, और पानी के साथ हमने क्या भर लिया, डाइल्यूट H2SO4 इसके अंदर डाल दिया। ठीक है ना। अब क्या करा, यहाँ पर लगा दी हमने दो इलेक्ट्रोड। तो आपको ये दिख रही होगी ग्रेफाइट की जो लोड दिखा रखी है हमने, ये दो हमने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लगा दिया। ठीक है ना। अब इनको क्या है, इनके जो कनेक्शन है वो ये है, एनोड और कैथोड। एनोड जो होता है आपका वो होता है पॉजिटिव, कैथोड जो होता है वो होता है नेगेटिव। और इसको ले जाकर क्या करा, एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ द स्विच। ठीक है ना। अब इसमें पानी भी भरा हुआ है और इसमें भरा हुआ है डाइल्यूट हमारे पास में। अब क्या होगा, जैसे ही हम लोगों ने क्या करा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को ऑन करा, जैसे ही हमने क्या करा, अपने यहाँ स्विच कर दिया हमने, ऑन कर दिया। अब ये जब अंदर ऑन होकर जाएंगे तो हमारे पास में क्या है, जो हमारा वाटर है यानी कि H2O जो हमारा है, हमने क्या करी, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करी। ठीक है ना। क्या दे रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रिक करंट पास करा रहे हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक
करंट पास करा रहे हैं, जैसे ही करंट पास कराया तो ये दो पार्ट में टूटता है, एक तो हाइड्रोजन गैस के अंदर और एक ऑक्सीजन गैस के अंदर ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। हाइड्रोजन एक तरफ हो जाएगी, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारी क्या होगी, अब ये क्या होती है, ये दोनों की दोनों लाइटर गैस से होती हैं, लाइटर मतलब हल्की गैस से होती हैं, तो ये उड़ना शुरू हो जाती है, मतलब ऊपर की तरफ डिपोजिट होना, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या कर रखा है, इसको भी क्लोज कर रखा है, तो ये ऊपर की तरफ डिपोजिट होती है हमें दिखाई, मतलब बुलबुले के रूप में, जो बबल्स होते हैं बबल्स के रूप में हमें ये दिखाई दे जाएगी। क्लियर है आप लोगों को, समझ में आया होगा कि जब हम वाटर को क्या करते हैं, जब वाटर को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करी जाती है तो वो ब्रेक होती है किसके अंदर, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। फोटोलिटिक का मतलब हो गया कि सनलाइट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कंपाउंड इनटू टू और मोर सिंपल कंपाउंड, ठीक है ना, कि अब हमें लाइट की जरूरत है, लाइट की मदद के बिना हम लोग बिल्कुल भी डिकम्पोजिशन नहीं कर पा रहे। यहाँ पर लाइट जब चाहिए होती है तो क्या होता है, व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट सनलाइट, ठीक है ना, जब सनलाइट की प्रेजेंस में हम कोई डिकम्पोजिशन करते हैं, यानी कि किसी कंपाउंड को ब्रेक करते हैं टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड में, तो इसको हम बोलते हैं फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास में, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या है हमारे पास में, जैसे हमने सिल्वर क्लोराइड को, हमने अपना क्या लिया, सिल्वर क्लोराइड को, इसको हमने सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, सनलाइट की प्रेजेंस में रखा, तो ये टूटेगा हमारा एक तो सिल्वर में और एक हमारा टूटेगा क्लोरीन गैस के अंदर, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, अब इसको बैलेंस भी करना है, हमारे पास में क्लोरीन 2 है, सिल्वर यहाँ पे क्लोरीन 2 नहीं है, तो यहाँ पे हमने 2 लगा दिया, तो सिल्वर 2 हो गया, तो आप यहाँ पे भी 2 लगा दो, तो किसमें ब्रेक हो गया, ये सिल्वर और क्लोराइड में हमारा ब्रेक हो गया, यानी कि क्लोरीन गैस के अंदर ब्रेक हो गया। इसी तरीके से अगर आप सिल्वर ब्रोमाइड ले लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड, तो ये भी हमारा किसमें टूटेगा, एक तो हमारा टूटेगा किसमें, एक तो सिल्वर में प्लस ब्रोमीन गैस के अंदर टूटेगा, ठीक है ना, ये गैस है हमारे, ब्रोमीन गैस के अंदर टूटेगा, ठीक है, और साथ में कितना सिल्वर में, तो इसको भी बैलेंस कर लो यहाँ पे 2 लगा के। तो ये दोनों चीज आप देख रहे हो, तो इसमें क्या हो रहा है, हमारी जो सनलाइट है, ये सनलाइट को क्या कर रहा है, ले रहा है, सनलाइट को ले रहा है तब ब्रेक हो रहा है। तो जो सनलाइट को लेकर और तब जाके ब्रेक होते हैं, ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंडोथर्मिक नेचर की रिएक्शन कह देते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोल देते हैं। एंडोथर्मिक, इसको मैं क्लियरली करता हूँ। आगे देखिए, जो सिल्वर क्लोराइड होता है टर्न्स होता है किसमें, ग्रीन ग्रे ऑन एक्सपोजर द सनलाइट। सिल्वर क्लोराइड जो है वो किस में चला जाता है, आपका ग्रे कलर में चला जाता है, ग्रे में कन्वर्ट हो जाता है जब सनलाइट की प्रेजेंस में उसको एक्सपोज किया जाता है। इसीलिए जो ब्लैक एंड व्हाइट कलर की जो फोटो बनाई जाती है ना, वो हमेशा ऐसी हाई, मतलब वहां पर क्या करा जाता है, फोटो डाली जाती है, मतलब लाइट एनर्जी उस पर डाली जाती है, तब जाकर ये ब्रेक होता है और आपको ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखने के लिए मिलती है। ठीक है, आई होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे हम लोगों को ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखने के लिए मिलती है। नाउ द, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग अपनी एंडोथर्मिक रिएक्शन की। मैंने पहले भी देखो एक वर्ड पे समझाई थी, अब भी कह रहा हूँ, ई एन वर्ड पकड़ लो इसका, ई एन मतलब एंटर, ई एन का मतलब क्या हो गया, एंटर, यानी कि ऐसी रिएक्शन जहां पर लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, ऐसी रिएक्शन जिसमें लाइट एब्जॉर्ब हो, उस रिएक्शन को हमारी क्या कहते हैं, हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड द एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हमें हीट की, लाइट की या इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ रही है अपने रिएक्टेंट को ब्रेक करने में, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर हीट की, क्योंकि पहले वो हीट ले रहा और उसके बाद में उसको ब्रेक कर रहा है, तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, बात क्लियर है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट लेकर कौन कौन सी चीज ब्रेक होती है, जैसे आपका हीट लेके क्या क्या बन रहा है, जैसे सनलाइट लेने पर क्लोरोफिल की, यानी कि आप लोग कह सकते हैं यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है, फोटोसिंथेसिस, उसमें फोटोसिंथेसिस के अंदर आपकी पहले हीट ली जाती है और हीट लेने के बाद में प्लांट क्या करते हैं, अपनी फूड वगैरह को बनाते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम एंडोथर्मिक, और अभी पीछे जो मैंने रिएक्शनें दिखाई हैं वो सब की सब कैसी थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन थी। नेक्स्ट जो हम लोग बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, नेक्स्ट हमारी चर्चा है किस पर, अपनी अगली इक्वेशन के ऊपर। अगली इक्वेशन क्या है हमारे पास में, वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखिए डिस्प्लेसमेंट का इस मतलब समझ लीजिए पहले, डिस्प्लेस का मतलब होता है हटाना, ठीक है ना, एक को उसकी जगह से हटाकर और दूसरी को वहां पे क्या करना, बैठाना, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करना, यानी कि डिस्प्लेस कर दिया हमने
जो पहले जहाँ था उसको वहाँ से कहीं और डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया उसको। तो द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है ना, हमने क्या करा कि जो हाईली रिएक्टिव, इसको यहाँ पर हम मोस्ट रिएक्टिव जो हमारे पास में आया था, यहाँ पे मोर रिएक्टिव को आप कह सकते हो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, हाईली रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, जो लो रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं उनको वहां से रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं। और जब हटा देते हैं तो जनरल सी बात है, इसी रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। जैसे ऐसे लेके चलो कि आपने क्या करा, ऐसे माने हाँ, तो आपने जैसे मान के चलो खली की लड़ाई आपने राजपाल यादव से करा दी। अब यहाँ पर देखो, जो खली है हम लोग जानते हैं वो हाईली रिएक्टिव, यानी कि बहुत ताकतवर है, बहुत ज़्यादा जो उसकी हाइट वाइट हम लोग दिखा है बहुत हाई है, मतलब उसके पास एनर्जी बहुत हाई है। और कहाँ राजपाल यादव, बेचारा छोटी सी हाइट का। ठीक है ना, अब देखो जब हम इन दोनों की लड़ाई कराएंगे तो इसमें कौन जीतेगा, जनरल सी बात है कि खली जीतेगा। तो खली क्या करेगा, यहाँ से राजपाल यादव को हटा देगा और उसकी जगह पे ही खुद बैठ जाएगा जाकर। ठीक है ना, तो ऐसी रिएक्शन को ही हम लोग क्या कह देते हैं यहाँ पर। ये देखो, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया था बस जनरली आप लोगों को समझाने के लिए। अब इसका एक्चुअल एग्जाम्पल को जरा हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है ना, एक्चुअल एग्जाम्पल क्या है कि हमने आयरन को लिया एंड कॉपर सल्फेट को लिया। कॉपर सल्फेट का हमने एक एक्वस सॉल्यूशन लिया। अब मैं अभी आपको एक्वस और जो है लिक्विड में थोड़ा अंतर समझा देता हूँ, पहले उसको समझ लो। देखिए लिक्विड क्या होता है, जो प्योरली, जो क्या होता है आपका प्योरली आपके पास में क्या होता है, वाटर फॉर्म में होता है, जहाँ पे प्योरली आपके पास में वाटर पाया जाता है, इसको कहते हैं हम लिक्विड। लेकिन अगर कहीं पर एक्वस लिखा आ रहा है तो एक्वस का मतलब होता है यहाँ पर एसिड, कोई भी एसिड होगा या कोई भी चीज़ होगी उसके साथ में वाटर की मात्रा ज़्यादा मिली हुई है। ठीक है ना, वाटर की मात्रा का ज़्यादा होना है, वाटर ज़्यादा होगा इस केस में। और जो कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन आपने जो देखी है एसिड की कंसंट्रेशन, उसमें क्या होगा, जो एसिड होगा ना आपका वो हाई अमाउंट में होगा और वाटर जो होगा वो बहुत ही लेस अमाउंट में आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, तो याद रखिए लिक्विड, एक्वस और कंसंट्रेशन में ये फर्क रहता है। सॉलिड तो सॉलिड ही होता है, उसको कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब हमने क्या करा, जो हमारा आयरन है, आयरन की हमने क्या ले रखी है, यहाँ पे नेल ले रखी है, यानी कि आयरन नेल हमने ले रखी है, कीले जिसे कहते हैं। तो उसको क्या करा, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप कर दिया। अब डिप करा तो हमें क्या है, ये जो आयरन है हमारी, ये हाईली रिएक्टिव है देन कॉपर। जो हमारी आयरन होती है वो हाईली रिएक्टिव होती है किससे, कॉपर से। तो ये क्या करेगी, यहाँ से कॉपर को हटाया तो कॉपर की जगह पे खुद जाकर बैठ गया, तो क्या बनाया, फेरस सल्फेट, और कॉपर को क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया। तो देखो ये एक्सपेरिमेंटली हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए यहाँ पर ये जो लटकी हुई है, आप व्हाइट कलर की आपको दिखाई दे रही होंगी, व्हाइट कलर की ये हमारे पास में आयरन नेल लटकी है। और ये ब्लू कलर का हमने क्या कर रखा है, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है ये कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है। तो जैसे ही हम इसके अंदर इसको डालेंगे तो थोड़ी देर बाद, यानी कि कुछ घंटों के बाद आप देखोगे जो आयरन नेल हैं, आयरन नेल ब्राउन कलर की हो जाएंगी। ब्राउन कलर का होने का मतलब क्या है कि ये क्या हो गई, इसके अंदर रिएक्ट कर गई। अब रिएक्ट करिए तो कॉपर को हटाकर उन्होंने क्या करा, आयरन की सल्फेट लेयर बना दी। तो आयरन नेल बिकम ब्राउनिश इन कलर बाय डिपोजिशन ऑफ द कॉपर एंड द ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट चेंज टू द डर्टी ग्रीन कलर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द फेरस सल्फेट। ठीक है ना, तो इसने क्या बना दिया, फॉर्मेशन कर दी किसकी, फेरस सल्फेट की, यानी कि आयरन सल्फेट की। अब कील के ऊपर क्या हो गया, आयरन इसके ऊपर डिपॉजिट हो गया, तो इसलिए यहाँ पे आयरन सल्फेट की क्या हो गई, एक लेयर बन गई। ठीक है ना, और साथ में हमारा कॉपर क्या हो गया, रिलीज हो गया। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारी क्या हो जाती है, रिएक्शन हो जाती है, और इसी रिएक्शन को हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक रिएक्शन और देख लेते हैं, अगर जिंक की रिएक्ट कराएंगे कॉपर सल्फेट से, तो देखिए जो जिंक होता है वो क्या करेगा, कॉपर को यहाँ से हटाएगा और खुद जाकर उसकी जगह पर बैठ जाएगा और बनाएगा जिंक सल्फेट और कॉपर का रिमूव कर देगा। क्योंकि हमारा जो जिंक होता है वो क्या होता है, ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे, कॉपर से। आप देख लो रिएक्टिविटी सीरीज जो है हमारे पास में, आप उस रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान देंगे, रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से जो ऊपर की तरफ है वो हाईली रिएक्टिव में काउंट होते हैं, हाईली रिएक्टिव। और जो हाइड्रोजन से नीचे की तरफ आते हैं वो लो रिएक्टिव में काउंट होते हैं। ठीक है ना, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो हाइड्रोजन से ऊपर के एलिमेंट हैं उनको हम हाईली रिएक्टिव कहते हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे के लिए जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको लो रिएक्टिव बोला जाता है। चलिए, तो फोर्थ रिएक्शन के ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। अपनी चौथी रिएक्शन हमारे पास में क्या है, जो कि है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं इसको हटाता हूँ थोड़ा सा, ये हाँ। तो चलिए, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब हो रहा है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, पहले डिस्प्लेसमेंट हो रही थी तो एक पावरफुल इंसान
दूसरे कमजोर इंसान को हटाकर उसकी जगह पर जाकर बैठ जाता था। लेकिन अब क्या, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है, डबल मतलब दोनों ही बाहुबली है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि कोई किसी को। तो अब की बार कैसे चेंज होगा, चलिए उस पर चर्चा करते हैं। तो अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज, ये वर्ड आप याद रखेंगे, काम किसकी वजह से हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज। म्यूचुअल एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जैसे आपके म्यूचुअल फ्रेंड बनते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, म्यूचुअल मतलब होता है कि एक ही व्यक्ति के और दो फ्रेंड हैं, मतलब वो कॉमन है। ये मान के चलो जैसे मैं हूँ, अब मेरे लिए क्या है, मान के चलो मेरा एक दोस्त है राहुल और मेरा एक दोस्त है अशोक, ठीक है ना। तो मैं क्या हूँ, मैं और जो है ना राहुल और अशोक के लिए मैं उनका म्यूचुअल फ्रेंड हूँ, ठीक है ना। वो दोनों तो एक दूसरे को नहीं डालते, लेकिन मैं म्यूचुअल हूँ उनके लिए, ठीक है ना, क्योंकि वो भी मुझे जानता है और वो भी मुझे जानता है, ठीक है ना, दोनों के लिए तो म्यूचुअल फ्रेंड है हमारे। तो क्या वो कहेगा, अशोक कहेगा कि हाँ मेरा अजीत मेरा दोस्त है, राहुल कहेगा वो भी मेरा दोस्त है। तो इस तरीके से क्या है, हम लोग कहेंगे इसको म्यूचुअल एक्सचेंज कहेंगे, यहाँ पे म्यूचुअल फ्रेंड कहेंगे। ऐसे क्या होता है, कंपाउंड में भी होता है ये म्यूचुअल एक्सचेंज, यानी कि आपस में ही क्या कर लेते हैं, एक दूसरे को अपने आयंस, क्या करते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द टू कंपाउंड, आपस में क्या करते हैं, अपने आयंस को ट्रांसफर करके तब जाके अपने आप को बैलेंस करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट ने, जो कि एक्वस सॉल्यूशन में पाई जाती है, बैरियम क्लोराइड, ये भी हमारा एक्वस है, जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, बैरियम यहाँ से हटकर और सोडियम यहाँ से हट जाता है, तो सोडियम चला जाता है बैरियम की जगह पर और बैरियम आ जाता है सोडियम की जगह पर, तो क्या बनाता है हमारा बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड हम लोग खाते हैं, खाने वाला नमक जो होता है हमारा, जो नमक बनता है वो सोडियम क्लोराइड ही होता है, जिसको हम लोग खाते हैं, ठीक है ना। तो ये हमें, हमारा क्या होता है, नमक रहता है। बैरियम सल्फेट हमारा, तो ये हमारे देखने के लिए मिलती है। ये जो बैरियम सल्फेट है ये हमारा व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, जिसे प्रेसिपिटेट आप बोलते हो। तो व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बैरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड, सो इट इज कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो अब इसने व्हाइट कलर का एक प्रेसिपिटेट हमें दिया, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी बोलेंगे। तो ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अब आप सोचो कि सारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन प्रेसिपिटेशन होती हैं, तो नहीं, यहाँ पर कुछ प्रेसिपिटेशन होंगी, कुछ नहीं होंगी, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास में, अगर आपने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड को अपने लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराओगे, जैसे ही आपने क्या करा, पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ में, लेड नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कराया, तो आपको मिलेगा लेड आयोडाइड, क्योंकि हम लोग जानते हैं इनके या क्या करेंगे, आयन को एक्सचेंज करेंगे, तो लेड आयोडाइड बनाएंगे हमारा। साथ में हमारे पास को क्या मिलेगा, पोटेशियम नाइट्रेट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। जो लेड आयोडाइड होता है ये येलो कलर का पीपीटी होता है। अभी पीछे हमने देखा था कि जो हमारे पास में पीछे क्या था, यहाँ देखिए कि हमारा बैरियम क्लोराइड तो व्हाइट कलर का पीपीटी बना रहा था, पेपर में 1 नंबर मिल सकता है आपको कि बैरियम सल्फेट जो है हमारा वो व्हाइट कलर का पीपीटी बना रहा था। लेकिन हमारा जब पोटेशियम, हमने क्या करा, पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट से बनाया, तो पोटेशियम आयोडाइड हमारा क्या बना रहा है, येलो कलर का पीपीटी बना रहा है, ठीक है ना। और साथ में हमें क्या मिल रहा है, पोटेशियम नाइट्रेट मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे कि अगर हमने पोटेशियम को ब्रोमाइड, यानी पोटेशियम ब्रोमाइड को बैरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया, पोटेशियम ब्रोमाइड को बैरियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराया, तो हमें क्या मिला, पोटेशियम आयोडाइड और बैरियम ब्रोमाइड मिला। अब की बार देखो कोई पीपीटी हमारा बनकर तैयार नहीं हुआ, तो इसलिए हमने कहा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हर बार पीपीटी नहीं बनाती, जो है वो कभी पीपीटी बनाती है, कभी नहीं बनाती, ठीक है ना। तो हमें ये ध्यान रखना है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हर बार नहीं हो रही है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कभी होती है, कभी नहीं भी होती। कुछ रिएक्शन पीपीटी बनाती है, कुछ रिएक्शन पीपीटी नहीं बनाती हैं, ठीक है। तो इस रिएक्शन का आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो है जितनी रिएक्शन उन्होंने बोली थी उसकी हमारे पास में ये हो गई। नेक्स्ट हमारे पास में जो रिएक्शन है, पांचवी हमारी रिएक्शन, तो हम लोगों ने देखिए 4 रिएक्शन पढ़ ली है हमने। कौन कौन सी पढ़ ली इसकी चर्चा कर लेते हैं जरा एक बार। तो हमने पहली जो रिएक्शन पढ़ी वो कौन सी पढ़ी, अपनी कॉम्बिनेशन। दूसरी रिएक्शन जो हमने देखी यहाँ पर वो थी डिकम्पोजिशन। तीसरी रिएक्शन जो हम लोगों ने पढ़ी है वो है हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी रिएक्शन हमारे पास में रही डबल डिस्प्लेसमेंट। और अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी पांचवी रिएक्शन, जो कि है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हो रिडॉक्स रिएक्शन। जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कह सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। भाई देखो, री का मतलब होता है रिडक्शन, और मतलब रीड का RED, रीड का मतलब हो गया आपका रिडक्शन, और OX का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन,
ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, एक ऐसी रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा हो, ऐड हो रहा हो, यानी कि गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन। आप क्या कह सकते हो इसको, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन, जहां आपको ऑक्सीजन का गेन हो, और लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, लूजिंग ऑफ हाइड्रोजन, और जहां आपको क्या हो, हाइड्रोजन का लॉस हो, तो उसको आप कहोगे क्या, अपनी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। गेन किसका होना चाहिए, ऑक्सीजन का, लूज किसका होना चाहिए, हाइड्रोजन का। यानी तो आपको ये देखते कि हमें कहीं पर ऑक्सीजन का गेन हो रहा है तो हम कह देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या ये ना दिखकर हमें ये दिखे कि कहीं पर लाइट जो हमारे हाइड्रोजन है उसका लॉस हो रहा है, तब भी हम कहेंगे कि उसको, वो हमारी कैसी रिएक्शन है, वो हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है ना। तो द रिमूवल ऑफ द हाइड्रोजन फ्रॉम द रिएक्टेंट, ठीक है ना, ये हमें अगर देखने को मिलता है तो हम इसको क्या कहेंगे, हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कॉपर को हमने रिएक्ट कराया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और यहाँ पर क्या करी, हीट दे दी, ठीक है ना, तो हमें क्या मिला, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड मिला। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाते समय, यहाँ पे तो कॉपर पे ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन यहाँ पर जब सी रिएक्शन हुई तो रिएक्शन के बाद इससे ऑक्सीजन की गेन हो गई, तो गेन हो गई तो हमारी क्या हुई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या कॉपर ऑक्साइड को अपने हाइड्रोजन से क्या कराया, रिएक्ट कराया, तो देखिए हाइड्रोजन के पास कोई ऑक्सीजन नहीं है, लेकिन यहाँ आते आते हाइड्रोजन पे क्या हुआ, रिएक्शन के बाद में उस पर एक ऑक्सीजन जुड़ गया, तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ऑक्सीडेशन कह रहे हैं। दूसरी हमने बात करी रिडक्शन। रिडक्शन क्या होगी, इसका उल्टा, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का गेन हो जाए, और लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन। ये बिल्कुल उल्टी चलती है इसकी, कि यहाँ पर हम ऑक्सीजन का गेन कर रहे थे, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का गेन करेंगे। तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द रिएक्टेंट, दिस रिएक्शन इज नॉन एज द, इस रिएक्शन को हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, रिडक्शन रिएक्शन कह रहे हैं, कि रिडक्ट हो गई यहाँ से। ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे देखो, एक एग्जांपल हमने दे रखा है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ से हमारा ऑक्सीजन हटकर क्या बना रहा है, हमारे पास में सिर्फ कॉपर दे रहा है, तो इसको हम बोल रहे हैं रिडक्शन। और यहाँ से देखिए हाइड्रोजन के पास में पहले ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन रिएक्शन के बाद हमें यहाँ पे ऑक्सीजन का गेन हो गया, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ऑक्सीडेशन। जब ये दोनों रिएक्शन एक साथ होती हैं तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है ना। जब ये रिएक्शन एक साथ हो जाती है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोल देते हैं। आगे बात कर लेते हैं कि इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, कि हमारे जो रोजाना का जो जीवन है, जीवन के अंदर हम लोग किस तरीके से हम ऑक्सीडेशन को देखते हैं, कैसे हमें पता लगता है कि ऑक्सीडेशन कहीं पर हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कोरोजन के बारे में, जो कि होता है, हिंदी में हम लोग इसे कहते हैं संचारण। जिसको नहीं पता तो वो देख लें। तो कोरोजन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संचारण कहते हैं। क्या होता है ये, when a metal is exposed to moisture, air, acid for some time, a layer of hydrogen, a layer of hydrated oxide is formed which is weaken the metal, and the hence metal is said to be corroded। देखो मैं आपको सिंपल वर्ड में इसको समझा देता हूँ। क्या होता है कि जो सरफेस होती है, मान लो ये मेरी कोई मेटल है, इसको मैं कोई मेटल मान लेता हूँ, तो जब ये एयर यानी कि ऑक्सीजन गैस, या फिर वाटर यानी H2O, या फिर कोई एसिड, किसी के जब ये संपर्क में आती है, तो ये जो सरफेस की लेयर होती है, ये धीरे धीरे क्या होने लगती है, खत्म होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हमारी क्या होती है, सरफेस धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। आप लोगों के किसी के भी घर में जब आपने देखा होगा कि बरसाती दिनों में जिनके पाया ऐसी जगह पर जहाँ पे उनके आयरन के गेट लगे हुए हैं और वहाँ पे पानी का काम निरंतर चलता रहता है, तो आपने देखा होगा धीरे 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 उसके जो बॉटम वाला पार्ट है, यानी कि नीचे वाला पार्ट है, सबसे पहले वो कोरोड होता है, क्योंकि नीचे की तरफ ही पानी सबसे ज्यादा गिरता है, ऊपर तो बाद में गिरता है। ठीक है ना। तो नीचे वाला जो पार्ट होता है वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, गलना शुरू हो जाता है। उसके ऊपर फिर धीरे धीरे उसमें छोटे छोटे छेद आना शुरू हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि सरफेस डिकम्पोज होती जा रही है, यानी कि उसकी जो सरफेस है वो क्या होती है, खत्म होती जा रही है। ठीक है ना। अब ये खत्म हो रही है तो इसका पता लग रहा है कि ये किसके कांटेक्ट में आने से, पानी के कांटेक्ट में। तो ऐसे पानी आ जाए, ऑक्सीजन आ जाए, गैस आ जाए, आपकी जो है एसिड आ जाए, किसी के भी कांटेक्ट में आने से हमारी क्या होती है, जो सरफेस होती है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाती है। इसी को हम कहते हैं कोरोजन प्रोसेस। ठीक है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि रस्टिंग ऑफ आयरन, ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ द कोरोजन। आपने देखा है जो लोहे की चीज होती है, मैंने उसको बताया ना कि उस पर क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। ठीक है ना। जंग लगने को ही हम रस्टिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, जंग लगना। जो जंग लग जाती है उसके ऊपर हम कहते हैं जंग लग गई है गेट में हमारे, या हमारी किसी चीज़ में जंग लग गई, तो इसको हम बोलते हैं रस्टिंग। अगर आप लोगों ने कभी सिल्वर देखा होगा, ठीक है ना, अगर आप लोगों के पास में सिल्वर सिल्वर यानी कि चांदी की जो चीज़ें होती हैं उसको देखना, वो काली पड़ना शुरू हो जाती है। बहुत जो फीमेल्स है हमारी,
वो लोग बहुत पहनती हैं, तो जो पजेब पहनती हैं या पैरों के अंदर जितने भी चीज़ें वो यूज़ करती हैं। तो वो देखी होगी आपने, अगर वो जो चांदी होगी, एक असली चांदी जो होगी वो कैसी होगी, सिल्वर जो हमारी, उस पर अगर कुछ दिन बाद आप देखोगे तो उस पर एक कोटिंग लग जाती है ब्लैक कलर की, ठीक है ना, ब्लैक कोटिंग हमारी आ जाती है, यानी कि वो कैसी हो गई, कोरोड हो गई है। फिर उसको दोबारा से आप क्या करोगे, ठीक करवाओगे, यानी कि पॉलिश वॉलिश करा के चमकवाओगे। फिर कॉपर, अपने लोटे वोटे जो घरों में हम लोग कॉपर के ले आते हैं, कॉपर के बर्तन ले आते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ग्रीन कलर की कोटिंग बनाते हैं। कुछ दिन के लिए आप उसे छोड़ देना, तो आपको वो कैसे दिखेंगे, ग्रीन कलर की कोटिंग उनके ऊपर बन जाएगी, क्योंकि अपने आप ही जो होते हैं एनवायरनमेंट से कांटेक्ट में आकर वो हो जाते हैं कोरोड। ठीक है, तो ध्यान रखना कि हमारी जो आयरन होती है, आयरन हमारी क्या होती है, रस्ट होती है, यानी कि उस पर जंग लगती है। किस कलर की लगती है जंग, ये सभी को पता है, ब्राउन कलर की होती है जंग, ज़्यादातर ब्राउन कलर में रहती है, ठीक है ना। जो हमारी सिल्वर होती है उस पर ब्लैक कलर की कोटिंग जमती है, और जो हमारा कॉपर होता है उस पर ग्रीन कलर की कोटिंग आती है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसका। अब इसको प्रिवेंट भी तो करना है, प्रिवेंट कैसे कैसे कर सकते हैं, देखो सबसे आसान तरीका ये है प्रिवेंट करने का। आप प्रिवेंशन को मैं यहाँ यहाँ पे लिख देता हूँ। प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हैं, प्रिवेंशन का आपको तरीका है कि आप एक काम करिए, सबसे पहला काम कि उसको पेंट कर दीजिए। अगर पेंट रहेगा तो पेंट में क्या होता है, कुछ मॉइस्चर होता है उसके अंदर, या कह सकते हो कुछ लिक्विड होता है ऐसा, या ऑयल कह सकते हैं उसको, जो क्या करता है, पानी को उसके ऊपर टिकने नहीं देता, एसिड वगैरह को उस पर टिकने नहीं देता, जिसकी वजह से वो जो है प्रोटेक्टिव हो जाता है। दूसरा, उसको ग्रीसिंग कर दीजिए, ठीक है ना, जो ग्रीस आती है ना मार्केट में, ग्रीस लगा दीजिए उस चीज़ पे। जरूरी थोड़ा ना कि हर बार गेट की बात होगी, आप मशीनों का भी इस्तेमाल करते हो और भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हो, तो ग्रीसिंग कर दीजिए उसको। ग्रीस लगा देंगे तो ग्रीस करने की वजह से उस पर कोई पानी की ड्रॉप नहीं टिकेगी। या फिर उसको एक काम करिए, ऑयलिंग कर दीजिए। या चौथा तरीका आपके पास है कि आप उसकी गैल्वेनाइजेशन कर दीजिए। अब ये गैल्वेनाइजेशन तो आपको पता नहीं होगा, तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि गैल्वेनाइजेशन क्या होता है। तो देखो, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें हम मेटल के ऊपर मेटल की लेयर लगाते हैं। मान लो ये मेरी कोई मेटल है, और मेटल के ऊपर मैंने एक कोटिंग लगा दी मेटल की, ठीक है ना, ये मेरी मेन मेटल हो गई, और इसके ऊपर मैंने ये कोटिंग कर दी है किसी अनदर मेटल की। तो जब एक मेटल के ऊपर दूसरी मेटल की कोटिंग करी जाती है, तो इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर दो, या फिर बाय अप्लाइंग पेंट, यही बात मैंने आपको बताई है। आप पेंट लगा दो, ग्रीसिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन कर दो, कोई भी आप ऐसी प्रोसेस कर दीजिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने कोरोजन को बचा सकते हैं। लास्ट टॉपिक को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जो कि इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है हमारा, ठीक है, जो क्या है, दैट इज अ रेंसिडिटी। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग, या तो आप कहोगे विकृत गंधिता, क्योंकि कुछ बच्चे, कुछ हमारे और आपके प्यारे जो दोस्त यार हैं, वो कैसे हैं, हिंदी मीडियम से हैं, तो इसको कहते हैं, उनको भी लिए भी हमें थोड़ा बात ध्यान रखनी होती है, तो इसको विकृत गंधिता कहते हैं, या फिर इसको दूसरी भाषा में कहते हैं बेसियंधता, बेसियंधता, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ये हिंदी वालों के लिए, ये इंग्लिश वाले तो अपने सिंपल बोले रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी क्या होता है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर नोन एज द रेंसिडिटी। देखो क्या होता है हमारा, जब हमारा खाना जो होता है, रेंसिडिटी किस में यूज कर रहे हैं हम लोग, फूड के मामले में। जो हमारा खाना होता है, खाना क्या हो जाता है हमारा, जब सड़ जाता है, यानी कि वो डिके होना स्टार्ट हो जाता है, सड़ना शुरू हो जाता है, तो उस केस में उसमें तो बहुत बुरी स्मेल, उसका टेस्ट, सब कुछ बदल जाता है। आपने देखा होगा ना कभी कभार, अगर नहीं देखा तो गर्मियों के दिनों में देख लेना कभी, कि जब खाना आपने जो रात को रख दिया होगा और उसको फ्रिज में रखना भूल गए होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि आपके खाने से स्मेल देखना, सुबह के टाइम पे इतनी बुरी स्मेल आएगी, आप पे बर्दाश्त नहीं होगी, आपके नाक के बाल जल जाएंगे, इतनी बुरी स्मेल आती है, ठीक है ना। तो लेट टू द बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। उसको चाख के देखना, उल्टी करना शुरू कर दोगे, तो करना मत ऐसा। ये तो सिर्फ एक मैं बात बता रहा हूँ समझाने के पर्पज से, करने मत लगना। कभी कहो कि सर ने बताया था, हम तो ट्राई करके देखते हैं, ट्राई नहीं करना होता बेटा कुछ भी, क्यों तबीयत खराब करोगे आप अपनी। तो बैड टेस्ट जो है आपको देखने के लिए मिलेगा, और साथ में बैड स्मेल भी देखने के लिए मिलेगी। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेंसिडिटी, यानी कि खाने का सड़ना, खाने के सड़ने की जो प्रोसेस है, इसको हम क्या कह रहे हैं, रेंसिडिटी हम बोल रहे हैं, ठीक है। मेथड क्या होते हैं इसको बचाने के, कैसे कैसे हम बचा सकते हैं भाई, एंटीऑक्सीडेंट इसमें कुछ ऐड कर दो, जो ऑक्सीजन के अगेंस्ट काम करता है, ऑक्सीजन को उसमें एंट्री ना लेने दे, ठीक है ना। तो एंटीऑक्सीडेंट कोई चीज हो तो उसको ऐड कर दीजिए।
या कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, या फिर आप ऐसा बर्तन लेकर आइए जो एयर टाइट हो, यानी कि उसमें एयर एंटर ही ना कर पाए, इतनी जगह ही ना हो उसके अंदर कि जो एयर इसके अंदर एंटर कर जाए। और क्या कर सकते हैं हम, तीसरा आप एक काम करिए, फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में रख दीजिए अपने खाने को, रेफ्रिजरेटर जिसे आप कहते हो, रेफ्रिजरेटर। या चौथा तरीका ये है कि नाइट्रोजन गैस फिल कर दीजिए, क्या कर दीजिए, नाइट्रोजन गैस उसके अंदर फिल कर दीजिए। तो अभी आपके क्या होगा, यहाँ पर आपका खाना सेफ हो जाएगा और वो खराब नहीं होगा। तो ये सारी बातें थी हमारी रेंसिडिटी को लेकर, ठीक है ना, ये मेथड थे हमारे रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के। तो यहीं पर आपका होता है चैप्टर नंबर 1 खत्म। आई होप सभी लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे ये वाली बात समझ में नहीं आई है या कोई बात समझ में नहीं आती है, तो हमारा प्रिय सा डायलॉग कि भैया कमेंट कर देना, अपनी जो है नीचे कमेंट डाल देना कि सर ये वाली चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, आप दोबारा समझा दीजिए, तो मैं आपको वो चीज़ दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना। क्योंकि देखियो मेरा काम ही यही है कि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छी चीज़ें प्रोवाइड कराऊं और अच्छे से अच्छे पढ़ाऊं, ताकि आप लोग अच्छे से पेपर को निकाल सकें, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले चैप्टर की ओर। अगले चैप्टर में बढ़ने से पहले मुझे पता है कुछ लोग थक गए होंगे, तो जल्दी से जाइए, पानी पी लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, जो खाना है खा लीजिए, और उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर पे फिर बैठ जाइए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, अगले चैप्टर की ओर शिफ्ट करते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम अपना अगला चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। देखिए आपको जो वीडियो मिलेंगी केमिस्ट्री की, यहाँ पर 2 पार्ट में मैं आपको दूंगा, क्योंकि देखिए केमिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर मैं तो जल्दबाजी में करके आपको एक ही वीडियो के अंदर सारी चीज़ें देने का प्रयास करूंगा अभी, तो कुछ ना कुछ फिर भी स्किप रह जाएगा। तो इससे तो अच्छा यही है कि हम एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से पढ़ें। अभी हमारे पास में 4 से 5 दिन का समय हैगा, और हम आराम से 4-5 दिन के अंदर पूरा का पूरा पेपर बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप पढ़ोगे तब, अगर आप पढ़ोगे नहीं तो बेटा कुछ नहीं हो सकता है इसमें। तो आप लोग अपनी पढ़ाई पर बस ध्यान दीजिए। किसी ने कुछ नहीं पढ़ा है, चिंता करने की बात नहीं है, हम आपका साथ देंगे पूरा पूरा। हम बेटा हैं ही इसीलिए आप सभी के लोगों के लिए ही हैं हम यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम आपका पूरा साथ देंगे। आप लोग बस ध्यान से जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो आप बस ध्यान से पढ़ते रहिए, और आपको कुछ नहीं करना। ये 3-4 वीडियो आप देख लीजिएगा, आपका साइंस का पेपर इतना अच्छा निकल जाएगा ना। जो कंटेंट मैं डाल रहा हूँ ना, पूरे फिजिक्स का पूरे यूट्यूब पे आप देख लेना, ये वाला कंटेंट आपको किसी का नहीं मिलेगा। सबका कंटेंट बिल्कुल अलग अलग होगा, लेकिन ये कंटेंट आपका बिल्कुल यूनिक होगा, सबसे अलग होगा। तो चलिए हम आप बिना टाइम वेस्ट करें अपनी बात को शुरू कर लेते हैं। तो जैसा कि चैप्टर हमारा चैप्टर 2 की हम लोग बात करने वाले हैं। चैप्टर हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, ठीक है ना, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। अब ये होते क्या है, इसकी एक एक करके हम लोग चर्चा कर लेते हैं अपनी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि एसिड्स क्या होते हैं हमारे, ठीक है। सबसे पहले हमारी चर्चा किस पे है कि एसिड्स किसे कहते हैं। तो बेटा एसिड क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच हैव द सोर इन टेस्ट। वो सब्सटेंस जो कैसे होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। सोर मतलब क्या होता है, स्वाद में खट्टे होना। जो भी सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस है, अगर वो स्वाद में खट्टे हैं तो उनको हम लोग कह देते हैं एसिड। जैसे आपने संतरा खाया, आपने सेब खाया, मौसमी खाई, आंवला खाया, कुछ भी सब चीज जो आप खाते हैं वो आपका कैसा होता है, स्वाद में खट्टे होते हैं। इनको हम लोग कहते हैं एसिड। एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस सॉल्यूशन को रेड सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि आप जब भी क्या करेंगे, आपने एक ब्लू लिटमस सॉल्यूशन लिया, अब उसके ऊपर आपने क्या कर दिया, अपना एसिड गिर दिया। अब आप एसिड गिरेंगे तो वो टर्न हो जाएगा आपका किसमें, रेड कलर में। इसका मैंने एक एग्जांपल आपको याद होगा, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने हल्दी के अंदर सरफ मिलाकर एक मैजिक करा था। आप वो वाली वीडियो मेरी जरूर देखना, शॉर्ट है, आपको मिल जाएगी आराम से। फिर दे गिव H पॉजिटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। यानी कि जब भी आप क्या करते हो, जब भी आप एसिड को, यानी कि एसिड में जब आप वाटर को मिक्स करते हैं, तो वाटर पे मिक्स करने पर एसिड H पॉजिटिव आयन को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। यानी कि वो H पॉजिटिव आयन बनाना शुरू करता है। अब ये लो अमाउंट में होंगे या हाई अमाउंट में, इट डिपेंड ऑन द थिंग कि हमें वो किस तरीके से बनाना है, ठीक है ना। हमें हाई कंसंट्रेशन पे रखना है या लो कंसंट्रेशन पे, तो उसके हिसाब से वो कम या ज्यादा का हिसाब हम देखते हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, दे आर कोरोसिव इन नेचर। दे आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब क्या होता है, कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव का मतलब होता है
कि ज्वलनशील होना, यानी कि हमारे क्या होते हैं जितने भी एसिड होते हैं, जब भी वो किसी बॉडी के ऊपर गिरते हैं या किसी के भी शरीर के ऊपर अगर एसिड को आप गिरोगे तो बेटा वो जलना शुरू कर देगा। वहां से क्या होगा, उसकी खाल जल जाएगी, उसके यहाँ हो सकता है अगर वो एसिड जो है लो कंसंट्रेशन में होगा, डाइल्यूट होगा, तो उसके शरीर पर जो है रैशेस पड़ जाएंगे, रेड कलर के रैशेस आ जाते हैं इससे, ठीक है ना। तो ये कोरोसिव इन नेचर हमें पाया जाता है। जब भी हम किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जब भी किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। जब भी किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये प्रोसेस क्या कहलाती है हमारी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। ठीक है बच्चे लोग, याद रखेंगे इस चीज को कि ये रिएक्शन हमारी कौन सी कहलाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ नेचर है हमारे पास में जो हमने देखे एसिड के। अभी मैं इसके आपके केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताऊंगा कि कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टी एसिड के अंदर आते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारा एसिड होता है। एसिड ना दो फॉर्म में होता है, एक होता है एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड, और एक आपको देखने के लिए मिलता है वीक एसिड। एक आपको देखने के लिए मिलेगा स्ट्रॉन्ग एसिड और एक आपको मिलेगा वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जहां पर H पॉजिटिव आयंस हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस इन हाई अमाउंट, तो वहां पर हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। जिसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। नाइट्रिक एसिड HNO3 इज ए ऑल्सो है स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड की बात करें तो H पॉजिटिव आयंस क्या हो जाएंगे बेटा, यहां पर H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस इन लो अमाउंट, यहां पर वीकली प्रोड्यूस होते हैं, लो अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हमारे पास में बहुत सारे एसिड हैं, सबसे पहला हमारा सिट्रिक एसिड CH3COOH, दूसरा हमारा फॉर्मिक एसिड SCOOH। फॉर्मिक एसिड आप लोगों को कहां पे मिलता है, एंट के जो स्टिंग होती है उसमें फॉर्मिक एसिड प्रोड्यूस होता है, ठीक है ना। ये सभी तो आपको पता ही होगा कि जो है जो एंट होती है हमारी, एंट यानी चींटी, कुछ लोग हिंदी वाले भी देख रहे होंगे तो एंट मतलब चींटी। चींटी का जो डंक होता है उसके अंदर फॉर्मिक या मिथेनोइक नाम का एसिड पाया जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है HCOOH। और ये तो आप सभी ने देखा ही हुआ है और खाया भी हुआ है। हम संतरा खाते हैं, हम नींबू ले रहे हैं या मौसमी खा रहे हैं, उसके अंदर हमारा सिट्रिक एसिड देखने के लिए हमें मिलता है। तो ये है हमारे पास में वीक एसिड। ऐसे बहुत सारे वीक एसिड हैं, जैसे लैक्टिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, ऑक्सैलिक एसिड हो गया। तो बहुत सारे एसिड आपको देखने को मिल जाएंगे जो कैसे होते हैं, वीक होते हैं। अब मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि कंसंट्रेटेड एसिड और डाइल्यूट एसिड में क्या फर्क होता है। तो कंसंट्रेटेड एसिड क्या होता है, जिसमें अमाउंट यानी कि मोर अमाउंट ऑफ एसिड हो और लेस अमाउंट और लेस अमाउंट ऑफ वाटर पाया जाए, उसको हम लोग कहते हैं कि अपना कंसंट्रेटेड एसिड। यानी कि कंसंट्रेटेड एसिड इतना ज्यादा हैवीली होता है कि अगर उसे किसी स्किन के ऊपर गिर दिया जाए या किसी कपड़े पर भी आप गिर दोगे तो वो उस कपड़े को, उस स्किन को पूरी तरीके से बर्न कर देगा, जला देगा उसको, और वो बिल्कुल खराब हो जाएगी, डैमेज हो जाएगी। जैसे हम लोगों ने बहुत बार देखा है, एसिड अटैक जो होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग एसिड का प्रयोग करके करते हैं। अगर डाइल्यूट होगा तो इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग का प्रयोग करते हैं तो ये बिल्कुल गलत करते हैं जो लोग भी करते हैं, और पता नहीं मार्केट में इन लोगों को कैसे ये एसिड मिल जाते हैं, ठीक है ना। दूसरा हम लोग बात करें डाइल्यूट एसिड की। अब डाइल्यूट एसिड के अंदर हमारा क्या हो जाएगा, मोर अमाउंट ऑफ वाटर, ज्यादा अमाउंट में तो हमें क्या मिलेगा, पानी मिलेगा, और लेस अमाउंट ऑफ एसिड, उसमें एसिड की मात्रा कम होगी। ये चीज हम लोग अपने घरों में जो है, बहुत से लोग अपने वॉशरूम वगैरह को साफ करने के लिए ऐसा ही एसिड खरीदते हैं, जो आपने देखा होगा आपकी गलियों में एसिड बेचने वाले जो लोग आते हैं उनके पास इसी तरीके का होता है। उनका लो अमाउंट के अंदर क्या होता है, एसिड होता है, और हाई अमाउंट में उसमें पानी भरा होता है जो वो लोग बेचते हैं, ठीक है ना। तो वो भी अगर बॉडी पे गिर जाए तो सेंसेशन तो वो भी देता है, देखो खुजली मचने लगती है आपके हाथों पे, रैशेस वगैरह हो जाते हैं, तो वो उससे भी बच के रहना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि बेसिस क्या होते हैं हमारे पास में, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेसिस किसे कहा जाता है। तो बेसिस क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट। बिटर मतलब होता है आपका कड़वे। जितनी भी चीज आपको खाने में कड़वी लगती हो, जो मम्मी जबरदस्ती खिला देती हो बेटा, वो सारी चीजें आपकी कैसी रहती हैं,
वो सारी की सारी बेसिस होती है। जैसे करेला आप खा रहे हो, करेला कड़वा होता है, नीम आपने खाया, नीम कड़वा होता है। तो जो भी कड़वी लगने वाली चीज है समझ जाओ कि भैया बेस खिलाया जा रहा है हमको। फिर सोपी इन टच होती हैं, बहुत सॉफ्ट टाइप की होंगी वो, आप उनको टच करके देखोगे फील करना बड़ा चिकना चिकनापन लगेगा, सॉफ्ट टाइप की वो होती हैं। ये क्या करती हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। क्या कर देती हैं, रेड लिटमस सॉल्यूशन को ब्लू के अंदर, किसके अंदर, रेड लिटमस सॉल्यूशन को किस में कन्वर्ट कर रही है, ये ब्लू के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं। एसिड के केस में क्या था, ब्लू लिटमस को रेड में। अगर मैं इसको एरो मार के ऐसे बना दूं तो देखो ऊपर वाला एरो हमें बताएगा एसिड के बारे में और नीचे वाला एरो बताएगा हमें बेस के बारे में। अगर रेड से ब्लू होगा तो बेस कहलाएगा, ब्लू टू रेड सॉल्यूशन बनेगा तो हमारा एसिड कहलाएगा। फिर जब भी हम क्या करते हैं अपने बेस को, जब भी बेस को वाटर के साथ रिएक्ट कराया जाता है या वाटर में उसको डिसॉल्व कराया जाता है तो ये OH नेगेटिव आयंस को प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है ना। तो कुछ बातें याद रखनी है हम लोगों को, ये याद रखने वाली बातें हैं। अभी इसकी सबकी मैं केमिकल प्रॉपर्टीज आपको आगे चल के बताऊंगा कि एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टी क्या है। ठीक है। अब बेस भी हमारे क्या होते हैं, जैसे हमारे पास में यहाँ पर हमने एसिड की बात करी थी कि एसिड हमारे दो प्रकार के होते हैं, ऐसे ही हमारे पास में बेस के भी दो टाइप हैं, एक स्ट्रॉन्ग बेस और एक आपका होता है, मैं इसको थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको यहां समझा देता हूं। एक होता है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस, नहीं तो एक काम करते हैं बेटा, रुक जाइए, एक नया पेज ले लेते हैं आपके लिए। ठीक है। अब देखिए बेस की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, बेस भी हमारे दो टाइप के हैं। एक है हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस और एक है हमारे पास में वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक बेस। अब ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है कि व्हेन बेस इज डिसॉल्व इन water then it produces high amount of OH नेगेटिव आयंस। अगर आपको दिख रहा है कि OH नेगेटिव आयन ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसको हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। जिसका एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग बेस में कौन आ जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हमारे क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस के अंदर रहते हैं। वीक बेस क्या होता है कि डिसॉल्व करने पर OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूसेस इन लो अमाउंट। अगर कम अमाउंट में हमारे पास में क्या हो रहे हैं, हमारे H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन कम अमाउंट में निकल रहे तो हम उसको कह देंगे वीक ऑक्साइड। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या कहते हैं हम, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड हमारा कैसा होता है, एक वीक बेस पाया जाता है। ठीक है। तो हम इसमें सी की बात कर रहे थे यहाँ पर। ठीक है। तो वीक बेस हमारा क्या हो गया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया। स्ट्रॉन्ग बेस में सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सब हमारे स्ट्रॉन्ग बेस कहलाते हैं। उसके बाद एल्कलीज का क्या मतलब होता है, तो इसको भी एक बार चर्चा में ले लेते हैं। देखो एल्कलीज क्या होता है, दीज आर द बेसिस विच आर सोल्यूबल इन वाटर। जिस चीज को हम क्या कर सकते हैं, पानी में घोल सकते हैं। जितने भी बेस हैं और जिस बेस को हम पानी में घोल सकते हैं वो सारे के सारे हमारे क्या कहलाते हैं, एल्कलीज कहलाते हैं। ठीक है। दोबारा बात समझ लीजिए, जिस बेस को आप पानी में डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब पानी में एक तरह से उसे घोल सकते हैं, सोल्यूबल होता है पानी के अंदर, उसको हम लोग कह देते हैं एल्कलीज। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि आपको कास्टिक सोडा के बारे में पता होगा, सरफ वगैरह जो बनते हैं, ये सारे आराम से उसके अंदर पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। हमने कई बार करा, कपड़े धोते हैं रोज की रोज, ये तो बेसिक सा एग्जांपल है हमारे पास में। ठीक है ना। इसी तरीके से ये हमारा सिलेक लाइम जो व्हाइट पाउडर या कह सकते हो कि व्हाइट सीमेंट वगैरह बनाने के काम आता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका देखो एक नाम और होता है, इसको याद रखना, एक नंबर में कई बार पूछ लेते हैं, सिलेक्ड लाइम कहते हैं। तो पूछ लेते हैं कि सिलेक लाइम का फॉर्मूला बताइए, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका सिलेक लाइम का फॉर्मूला होता है। तो बच्चों इसके बाद बात करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की, जो की है सॉल्ट। अब ये सॉल्ट क्या होता है, तो सॉल्ट होता है हमारा, जो सॉल्ट बनता है वो किससे बनता है हमारा,
चलो मैं इसको रिएक्शन दिखाता हूँ पूरी आपको। हाँ, तो हम लोग क्या है, जब एसिड को बेस के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो उससे हमें मिलता है, एक तो सॉल्ट मिलता है और एक मिलता है वाटर। तो सॉल्ट हमारा कब निकलता है, जब एसिड को बेस से रिएक्ट कराया जाता है। तो क्या हो जाएगा, दीज आर द कंपाउंड फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। जब एसिड और बेस से उसको रिएक्ट कराया जा रहा है तो उससे मिलने वाली जो चीज होती है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, सॉल्ट कह देते हैं। जैसे मैंने अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर तुम H2SO4, सॉरी ये तो ज्यादा हो गया, दोनों ही लिख दिया एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते तो आपको सोडियम क्लोराइड मिलेगा, साथ में आपको वाटर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, या आपने मान के चलिए H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम कह रहे हैं, और इसको मान के चलिए आपने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ आपने क्या करा, इसको रिएक्ट कराया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, आपको मिलेगा एक तो पोटेशियम सल्फेट मिलेगा और साथ में आपको मिलेगा यहाँ से वाटर, H2O देखने के लिए मिलेगा। तो पोटेशियम सल्फेट या सोडियम क्लोराइड ये हमारे क्या है, सॉल्ट हैं, और ये H2O हमारा क्या होता है, वाटर होता है। तो जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट और वाटर बनाता है। ठीक है ना, तो सॉल्ट्स का निर्माण हमारा पता लग गया कैसे हो रहे हैं। एग्जाम्पल में ये दे दी, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब नेक्स्ट जो चर्चा करते हैं हम लोग यहाँ पर, वो है हमारी इंडिकेटर किसे कहा जाता है, व्हाट इज इंडिकेटर। ठीक है ना, तो इंडिकेटर्स को हिंदी में संकेतिक कहा जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है यार, संकेत भी आप कह सकते हो, इंडिकेटर संकेत देने के लिए काम आता है। संकेत मतलब डायरेक्शन या कुछ चीज को बताने के लिए कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है, तो उसको बताने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो क्या होता है हमारे पास में इंडिकेटर, दीज आर द सब्सटेंसेस विच चेंज देयर कलर स्मेल इन डिफरेंट टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है ना, जो हमारे क्या करते हैं, चेंज द देयर कलर या स्मेल में जो परिवर्तन कर देते हैं, अलग अलग सब्सटेंस में जो परिवर्तन आते हैं उसी को हम लोग इंडिकेटर कहते हैं। सबसे अच्छा अगर हम लोग बात करें नेचुरल इंडिकेटर, तो हमारी नाक सबसे बड़ी इंडिकेटर है। ठीक है ना, हमारी कौन सा इंडिकेटर हमारा नेचुरल है और वो किस तरीके से इसमें रिएक्ट करता है। बेटा जितने भी आपके दोस्त यार हो सबको ये वीडियो शेयर कर देना ताकि सबको पता लग जाए कि भैया कैसे कैसे हमें क्या पढ़ना है। ऐसे नोट्स जो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ऐसे नोट्स आपको पूरे YouTube चैनल पे नहीं मिलने वाले, क्योंकि ये नोट्स सबसे अलग है, सबसे डिफरेंट है, सिर्फ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग बच्चे लोगों को पेपर बहुत अच्छे से निकल जाए। ठीक है, तो चलिए, तो नेचुरल इंडिकेटर में हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लिटमस। जब एसिडिक सॉल्यूशन में अगर डाला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर तुम क्या करोगे, लिटमस पर आप बेस डालोगे तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लिटमस पेपर पे एसिड डालोगे तो वो रेड में कन्वर्ट होगा, और अगर आप बेस डालोगे यानी कि कोई बेस उठाकर लिटमस पे डालोगे तो वो ब्लू कलर में देखने के लिए मिलेगा। दूसरा, रेड कैबेज ऑफ द लीफ एक्सट्रैक्ट, यानी कि अगर रेड कैबेज, कैबेज तो सभी को पता होगा गोभी को कहा जाता है, तो रेड कैबेज लीफ एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना, इस पे अगर आप एसिड डाल दोगे तो वो रेड कलर ही शो करेगा आपका। ठीक है ना, लेकिन बेस डालने पर वो ग्रीन कलर का शो होता है। ठीक है ना, ऐसी टर्मेरिक की अगर लोग बात करेंगे, अगर हम टर्मेरिक की बात कर लेते हैं, हल्दी की अपनी, तो नेचुरल इंडिकेटर है, अपने आप में एक कलर लेके बैठा हुआ है। एसिड डालने पर उस पर कोई चेंज नहीं आता, नो चेंज। ध्यान रखनी है इस बात को कि टर्मरिक में अगर आप एसिड मिक्स भी कर दोगे तो एसिड के मिक्स करने की वजह से उस पर कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन जैसे ही आप लोग क्या करोगे, उसके ऊपर कोई बेस डाल दोगे, यानी कि टर्मरिक जिसके अंदर आपने डाल रखा है किसी लिक्विड में या किसी भी चीज में डिसॉल्व कर रखा है, तो जैसे ही आप वहां पर क्या कर दोगे, अगर आप उसमें बेस भी डाल दोगे तो आपको देखोगे कि वो कलर चेंज कर लेगा और वो रेड कलर में हो जाएगा। आप मेरी एक शॉर्ट वीडियो मैंने इसके ऊपर डाल रखी है, ठीक है ना, एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई हुई है इसी बात के ऊपर, और मैंने एक्सपेरिमेंट करके भी दिखाया है इस बात को कि जब हमने एक हल्दी ली थी यानी कि टर्मरिक लिया था और उसको पानी में डिसॉल्व करा था, तो उसके अंदर हमने क्या लिया था, थोड़ा सा सरफ ले लिया था अपना, तो सरफ डालकर जब मैंने उसको डिसॉल्व करा तो डिसॉल्व करने में पाया कि उसमें रेड कलर आ जाता है। तो ये प्रैक्टिकली करा हुआ है, कोई ऐसा नहीं है कि बस हवाबाजी में करा हुआ है। दूसरा टाइप है हमारा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन कौन से, हमारे फिनोल्फिथिलीन और मिथाइल ऑरेंज। जब भी फिनोल्फिथिलीन को एसिड के साथ, यानी कि आप एसिड जब भी इसमें डालोगे तो एसिड डालने पर ये कलरलेस हो जाता है। फिनोल्फिथिलीन कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है जब भी आप उसके अंदर कोई एसिड डिसॉल्व करोगे। लेकिन जैसे ही आप अपना जो है बेस डालोगे तो आपको कैसा कलर देखने के लिए मिलेगा, पिंक कलर देखने के लिए मिलेगा। आपने क्या करा, फिनोल्फिथिलीन लिया, ये एक क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर है जो लेबोरेटरी वगैरह में बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसमें जैसे ही आपने क्या करा, इसके अंदर अपना
बेस डालेंगे तो बेस डालते ही ये पिंक कलर हो जाएगा। तो आप कोई भी मटेरियल ले आओ, जैसे आपको नहीं पता आपके पास फिनोल्फिथ्रिन रखा है, तो आप कोई चीज लेकर आ रहे हो तो आप लाने के बाद में उसको क्या कर दोगे, उसमें डालकर थोड़ा सा अमाउंट उसका उसमें डाल के देखेंगे एसिड के अंदर, और पता लग जाएगा हमारे पास में कि यार ये हमारा एसिड है या हमारा बेस है। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज की बात करी जाए तो मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रिएक्ट करके रेड कलर देता है और बेस के साथ में वो येलो कलर देता है। ठीक है ना। एसिड के साथ क्या करता है, रेड कलर, और बेस के साथ कैसा देता है, हमें येलो कलर देता है। तीसरा टाइप जो हमारा आ जाता है वो आता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा, फिर बाद में मत कहना कि आपने सर बताया नहीं था क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मैं सारे इंपॉर्टेंट यही बताते हुए चलूंगा, लास्ट के लिए आपका कुछ नहीं रखूंगा कि क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, क्योंकि देखो लास्ट का कोई भरोसा नहीं होता। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो लास्ट के लिए क्यों छोड़ो, अभी आपको सब कुछ बताते हैं। तीसरी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जिसकी हम लोग स्मेल को लेकर बात कर रहे थे, तो देखिए सबसे पहले हमारा पास आ जाता है ओनियन। ठीक है ना। तो ओनियन की जैसी स्मेल करेक्टरिस्टिक यानी कि उसके गुण के हिसाब से जो स्मेल है, एसिड डालने से उस पर कोई फैल ज्यादा खास इफेक्ट नहीं, वो जैसा है वो दिखता ही है, लेकिन बेस डालने से उसके पे बिल्कुल भी इफेक्ट देखने के लिए हमें नहीं मिलता। दूसरा वनीला एसेंस की बात कर लेते हैं, तो रिटेन्स स्मेल आती है इसके अंदर से, और बेस से इस पे भी कोई असर नहीं पड़ता। लौंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि लौंग पे क्या असर पड़ता है, तो भैया क्लोव ऑयल आप लीजिए, इसमें से भी रिटेन्स स्मेल आती है, और लॉसिस स्मेल, अगर आप बेस मिलाते हैं तो उसमें लूजिस स्मेल, वो स्मेल को ही लूज कर देता है। ठीक है। चलिए, अब हमने जो वादा करा था उस वादे को निभाएंगे, वादा जो किया है वो निभाना पड़ेगा जो भी हो। ज्यादा अच्छे डायलॉग नहीं आते मुझे, तो डायलॉग के चक्कर में मत रहना मेरे, क्योंकि मैं बहुत अच्छे डायलॉग नहीं बोलता। मुझे सिर्फ एक ही काम आता है जो आपको मैं करा रहा हूँ, इसके अलावा मुझे कोई दूसरा फालतू का काम नहीं आता। चलो केमिकल की बात कर लेते हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एसिड एंड बेस, एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में, कि हमारी क्या क्या प्रॉपर्टी है एसिड और बेस की केमिकली। तो सबसे पहले जब हम एसिड को क्या करते हैं, जब सबसे पहले हम एसिड को ले लेते हैं, जब भी कभी एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट कराया जाता है, यानी कि जब भी एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है। ठीक है ना। तो हमने क्या करा, अपनी यहाँ पर क्या करा, हमने अपने एसिड को किससे रिएक्ट कराया, मेटल के साथ जब रिएक्ट कराया तो हमें क्या देखने को मिला, एक तो सॉल्ट देखने को मिला, साथ में हाइड्रोजन गैस देखने को मिली जो कि लिबरेट कर जाती है, बाहर निकलती है। एसिड मान के चलिए आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया, प्लस उसकी रिएक्शन करा दी किसके साथ में, जिंक मेटल से कराई, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, जिंक क्लोराइड मिल जाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस यहाँ से क्या हो जाएगी, लिबरेट कर जाएगी। तो जब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। ठीक है, ये पहली चीज हो गई। दूसरी, जब भी कोई एसिड या तो मेटल कार्बोनेट के साथ में, या तो मेटल कार्बोनेट के साथ में, या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट करता है, तो वो हमारे लिए क्या बनाता है, सॉल्ट बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, साथ में वाटर होता है। ठीक है ना। जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ में, जब भी एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट करता है। यानी कि मान के चलिए मैंने कोई एसिड ले लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं, और मेटल कार्बोनेट में हमने ले लेते हैं सोडियम कार्बोनेट ले लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट ली हमने। ठीक है ना, ये मेटल कार्बोनेट हो गया, सोडियम इज ए मेटल एंड कार्बोनेट। जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें क्या देगा, सबसे पहले हमारे पास में क्या आएगा कि भाई हाइड्रोजन तो रिएक्ट करेगा किससे, सोडियम के साथ में, तो सोल्ट देगा, तो सोडियम क्लोराइड मिला, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लिबरेट करेगा, और हमारे को क्या मिलेगा, यहाँ से वाटर मिलेगा। ठीक है ना। तो जब भी हमारा मेटल कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक तो सॉल्ट बनाता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करता है, लिबरेट करता है। ठीक है, जिसका एग्जांपल हमारे पास में ये है। तो एसिड क्या कर रहा है, एसिड मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का निर्माण करता है। ठीक है, तो एग्जांपल हमारे पास में यहाँ पर आएगा, या सोडियम हाइड्रोजन
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी अगर ये रिएक्ट कर रहा है तब भी ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका गैस बनाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है सभी के। अब हम बात कर लेते हैं अपनी बेस को लेकर कि बेस हमारा क्या करता है। तो देखिए, जब भी कभी कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो ये सेम प्रोसेस में ही रहता है, ये भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। यानी कि आपने मान के चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक मेटल ले ली सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना, उसको रिएक्ट करा दिया किसके साथ में, किसी मेटल के साथ में। अब मेटल आप कोई भी ले सकते हैं। यहाँ पर एक काम करते हैं, पिछले पेज पे ही बताते हैं, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है। तो हमने क्या करा कि जब भी हम किसी बेस को क्या कर रहे हैं, किसी बेस को मेटल के साथ में रिएक्ट करा रहे हैं, तो ये हमारे लिए क्या बना रहा है, एक तो सॉल्ट प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में हमारे साथ हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। तो बेस आपने ले लिया। तो बेस हमारे पास में जैसे मान के चलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा सबसे अच्छा बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और मेटल में आप जिंक ले लीजिए और इसको रिएक्ट कराए तो सॉल्ट क्या बनेगा हमारे पास में, जिंक हाइड्रोक्साइड बनेगा। प्लस में क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड कैसे बन जाएगा, क्या बन रहा है, सोडियम जिंकेट बनेगा। तो देखिए, बेस में हमने यहाँ पे ले लिया अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड, सबसे फेवरेट चीज हमारी, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस है एक। और मेटल में हमने जिंक ले लिया। तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, यहाँ से आपका बन जाएगा सोडियम जिंक ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ आप किसको कह सकते हैं, सोडियम जिंक ऑक्साइड, यहाँ इसे सोडियम जिंकेट कहा जाता है। क्या कहते हैं हम इसको, सोडियम जिंकेट कहते हैं हम लोग। सोडियम जिंकेट बनाएगा, साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा, लिबरेट करेगा, बाहर निकालेगा। कौन सी गैस को, हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा। तो बेस जब क्या करता है, मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास में यहाँ पर हमने ले लिया, जिंक ले लिए अपनी मेटल, जब इसने रिएक्ट करा तो हमें मिला सोडियम जिंकेट मिला, साथ में हाइड्रोजन गैस को लिबरेट कर दिया। लेकिन जब बेस की रिएक्शन हम किसी मेटल कार्बोनेट से, मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करते हैं, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जब हम इसको रिएक्ट करते हैं तो इस केस में नो रिएक्शन अकर, कोई रिएक्शन नहीं होती। यानी कि हमारा जो बेस है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, तो ये बात क्लियर है। हमारे पास में क्या है कि हमारे पास जो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में कोई रिएक्शन हमारा बेस नहीं करता है। क्लियर है ये बात सभी को, आई होप से सभी को क्लियर होगी। चलिए, तो देखिए एक चीज और देख लीजिए यहाँ पे कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे पास में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें दे रखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, साथ में क्या करता है, वाटर बनाता है। अब जो कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर यहाँ पे मिला है तो ये किसमें मिला है कि लाइम वाटर टर्न मिल्की। अब ये कैसा हो जाएगा, लाइम वाटर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो पानी आ रहा है इसे क्या कहेंगे, ये मिल्की कलर का आएगा। लाइम वाटर जो है इसका कैसा होगा, मिल्की कलर होगा, यानी कि दूध जैसा सफेद होगा। और जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो कैसा होगा, इनसोल्यूबल होगा। कैसा होगा, इनसोल्यूबल होगा। ठीक है ना। और जब आप क्या करते हो, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर आप कार्बन डाइऑक्साइड पास करो या उसमें मिक्स करो, साथ में आप वाटर मिक्स करेंगे तो आपको मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, देखने के लिए आपको मिलेगा। और इसकी जो मिल्कीनेस होगी, यानी कि जो इसका सफेदपन होगा वो कैसा होगा, मिल्कीनेस, इसकी मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी, डिसअपियर, वो बिल्कुल दिखेगी नहीं। और ये कैसा होगा, सोल्यूबल होगा। ठीक है, ध्यान रखना कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को या सिलेक लाइम हम किसे कह लेते हैं, सिलेक लाइम को जब कार्बन डाइऑक्साइड उसमें पास करोगे तो ये कैल्शियम कार्बोनेट और वाटर बनाएगा। और जो ये वाटर है ये मिल्की होगा, थोड़ा दूधिया कलर में देखने के लिए मिलेगा। और कैल्शियम कार्बोनेट हमारा उस समय पर इनसॉल्युबल होगा। लेकिन अगर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को लिया और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास कराया और साथ में वाटर मिला दिया तो ये हमें देगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये मिल्कीनेस को अपनी खत्म कर चुका होगा, यहाँ पर कोई भी मिल्कीनेस देखने के लिए आपको नहीं मिलेगी। और ये सॉल्युबल होगा किसमें, हमारे वाटर में। ठीक है,
ये वाली रिएक्शन में आपको बता चुका हूं कि एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर का निर्माण होता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं। चलिए तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटलिक ऑक्साइड विद एसिड, कि जब कोई मेटलिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो इससे ये हमें सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस करता है। मेटलिक ऑक्साइड का मतलब हमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, ये मेटलिक ऑक्साइड, कैल्शियम इज द मेटल एंड द ऑक्सीजन, तो मैं कैल्शियम ऑक्साइड लिया, साथ में इसको रिएक्ट कर दिया हमने किससे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया, तो हमें मिला कैल्शियम क्लोराइड प्लस में H2O यानी वाटर। तो कैल्शियम क्लोराइड हमारे पास क्या है, ये सॉल्ट होता है हमारा, ठीक है ना। सॉल्ट का मतलब सिर्फ NaCl से नहीं होता, कभी भी बहुत से बच्चों को लगता है कि सॉल्ट मतलब सिर्फ NaCl जो हम खाते हैं बस वही नमक, नहीं, नमक बहुत सारे प्रकार के होते हैं। देखिए अब ये अलग अलग, ये केमिस्ट्री के लिए अलग होते हैं, खाने वाला नमक अलग होता है, ठीक है ना। केमिस्ट्री वाला नमक थोड़ा सा अलग होता है और खाने वाला नमक आपका थोड़ा सा अलग होता है। तो कैल्शियम ऑक्साइड को जब आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है, साथ में क्या मिलेगा आपको, वाटर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। क्लियर है ये सभी को। तो कैल्शियम ऑक्साइड सभी को पता लग गया ना क्या है, एक आपकी मेटलिक ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड है ये, एक मेटलिक ऑक्साइड है, ठीक है ना। और एसिड तो हम लोगों ने बहुत सारे देख लिए यहाँ पे। तो मेटलिक ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, जो मेटलिक ऑक्साइड होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर के अंदर, बिकॉज इट रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म द सॉल्ट एंड वाटर। क्योंकि देखो अगर ये मेटलिक ऑक्साइड हमारे क्या होते हैं, बेसिक नहीं होते नेचर में, तो सॉल्ट और वाटर ही क्यों देते हैं हमें, कुछ छोड़ दे देते हैं। अगर ये सॉल्ट एंड वाटर दे रहे हैं इसका मतलब जो चीज एसिड में हमने मिलाई है वो कहीं ना कहीं बेस को रिलेट करती है, ठीक है। किसको रिलेट करती है, वो बेस को रिलेट करती है, ठीक है। बात क्लियर है, मैंने सबके बारे में बता दिया। मेटल कार्बोनेट से होगा तो क्या मिलेगा, मेटल से होगा तो क्या होगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से होगा तो क्या होगा, मेटल ऑक्साइड से होगा क्या होगा, बेस की बता दी, ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाई डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन, वाई बोलने। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेसिस हैव इन कॉमन, जो हमारे एसिड है और बेसिस है इसमें क्या चीज ऐसी है जो कॉमन है और क्या चीज कॉमन नहीं है, इस पर बात कर लेते हैं। तो देखो ऑल एसिड्स हैव H पॉजिटिव आयन इन कॉमन, ठीक है ना। सबके अंदर जितने भी एसिड होंगे, दुनिया के जितने भी एसिड बनेंगे सबके अंदर H पॉजिटिव आयन निकलेंगे, सबके अंदर H पॉजिटिव आयन आएंगे, ठीक है ना। एसिड प्रोड्यूसेस H पॉजिटिव आयन इन सॉल्यूशन which are responsible for their acidic property, ठीक है ना। अब आपने क्या करा, कोई एसिड ले लिया, मान लो HCl, अब इसमें तुमने मिला दिया पानी। अब इसमें पानी मिला दोगे तो जनरल सी बात है इसकी कि ये डाइल्यूट हो जाएगा। भाई कंसंट्रेटेड एसिड आपने लिया और उसमें पानी मिला दिया, पानी मिलाओगे तो कैसा हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा उस केस में, ठीक है ना। अब डाइल्यूट है तो इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट हमारे पास में ऑल बेसिस, जितने भी बेसिस होते हैं वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करते हैं। अगर वो हाई अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएंगे, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएंगे, और अगर वो OH नेगेटिव कम अमाउंट में प्रोड्यूस करेंगे तो वो वीक बेस कहलाएंगे, वीक बेस, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे पास में कि क्या चीज हमारा एसिड प्रोड्यूस करता है और क्या चीज हमारा बेस प्रोड्यूस करता है, ठीक है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। अगर एसिड और बेस को वाटर सॉल्यूशन में डाला जाए तो क्या होगा, देखो हमने जब एसिड को डाला, अभी मैंने बताया आप लोगों को, जब एसिड क्या करते हैं अपने पानी के अंदर मिलाए जाते हैं, डिजोल्व करे जाते हैं, तो हमें पता है ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब अगर तुम H पॉजिटिव आयन जो एसिड के अंदर वो होते हैं, अगर उन्हीं को पानी के अंदर डाल दिया जाए तो जनरल सी बात है वो क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन बनाएंगे, ठीक है ना। तो H आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O पॉजिटिव, यानी कि हाइड्रोनियम आयन के साथ में। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस आयन को नाम क्या है, हाइड्रोनियम, ध्यान रखेंगे, हाइड्रोनियम आयंस की फॉर्म में होते हैं हमारे पास में, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये जाकर ब्रेक होते हैं। कभी आप सोचो कि सिर्फ H पॉजिटिव होते हैं, तो H पॉजिटिव क्या होता है, पानी में जब हमने उसको डिजोल्व करा तो वो क्या बना देते हैं, हमें हाइड्रोनियम बना देते हैं। इसी तरीके से जब आप बेस को डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, वो OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है। हमें पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने लिया और हमने इसके अंदर क्या डाल दिया, अपना वाटर डाला। तो वाटर डालेंगे तो ये बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन, क्योंकि OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करता है।
मैग्नीशियम को ले लेते हैं अपनी, तो जो मैग्नीशियम है हमारी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को आपने लिया HO के अंदर, H2O के अंदर डाला यानी पानी के अंदर डाला, तो ये बनाएगा Mg2 पॉजिटिव प्लस में 2OH नेगेटिव आयन। ठीक है, तो जितने भी बेसिस होते हैं, ऑल बेसिस, तो जो बेसिस होते हैं हमारे, बेसिस आर सोल्यूबल इन वाटर होते हैं, सोल्यूबल इन वाटर। जितने भी आपको बेस देखने के लिए मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, सोल्यूबल रहेंगे किसके अंदर, वाटर के अंदर। और जब सोल्यूबल हो जाते हैं तो इसको एक नाम दिया जाता है एल्कली। जो चीज वाटर में सोल्यूबल हो जाती है, घुल जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कली कहते हैं। ठीक है, सभी को क्लियर है ये बात? आई होप सो सभी को समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखो, वाइल डाइल्यूटिंग एसिड it is recommended that the acid should be added to water and not water to acid। ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि भाई कौन सा तरीका ज्यादा सही रहेगा कि जब हमें एसिड को जो है अपना क्या करना है कि वाटर बनाना है, या वाटर को मतलब अपना एसिड को हमें डाइल्यूट करना है, तो कौन सा तरीका सही रहेगा। तो जब हम अपने एसिड को डाइल्यूट करना चाहते हैं तो हमारा कौन सा तरीका ज्यादा बेस्ट रहेगा, इसका आपको पता होना चाहिए। जब भी कभी किसी एसिड को आप डाइल्यूट करना चाहते हो तो आप क्या करोगे उस केस में, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं गिरोगे, कभी भी वाटर को एसिड में नहीं गिरोगे, हमेशा एसिड को वाटर में डालोगे, तब जाके वो डाइल्यूट होगा। क्योंकि देखो एसिड की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई होती है, तुम उसमें पानी डालोगे, उसमें आपके क्या होंगे, बबल्स होंगे। देखो, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड, अगर तुमने क्या करा, वाटर को ऐड करा, इफ वाटर इज एडेड टू एसिड द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट एंड कॉज बर्न एंड द ग्लास कंटेनर में आल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीटिंग। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, आपने किसी गिलास में, किसी कांच के गिलास में या किसी चीज में एसिड को रख रखा है, अब उसमें पकड़ रखा है, तो जैसे ही आपने उसमें पानी डाला, अब क्या होगा, ये जैसे ही एसिड के साथ में मिक्स होगा तो एक बहुत तेज की चिंगारी, मतलब आपको एक स्प्लैश निकलेगा। ठीक है ना, साथ में हो सकता है कि भैया वो गिलास टूट जाए, कंटेनर टूट जाए, आपका हाथ वाथ जल जाए। तो इसलिए कहा जाता है कि वाटर एसिड में ना डाला जाए, एसिड को लेकर वाटर में थोड़ा थोड़ा डाला जाए, क्योंकि वाटर हमें पता है कि वाटर कैसा होता है, कूल होता है काफी, और एसिड हमारा थोड़ा हीट होता है। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे कि हमें किस तरीके से उसको रखना है। तो अगर हम हमेशा क्या करें, एसिड को ही वाटर में डालें, जिससे कि हमारा कंटेनर भी सुरक्षित रहे और हम भी सुरक्षित रहें। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर की मदद से हम लोग यहाँ पर एसिड एंड बेस के बारे में थोड़ा बताएंगे। अब ये यूनिवर्सल इंडिकेटर होता क्या है, इसकी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एक्चुअली में है क्या हमारा। तो देखो, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, इट शोज डिफरेंट कलर एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इन द सॉल्यूशन। चेक करते हैं कि भाई किसकी कंडीशन, यूनिवर्सल इंडिकेटर मतलब इसमें बहुत सारे इंडिकेटर एक साथ मिलके बने हुए हैं। बहुत सारे इंडिकेटर कैसे हैं, इसमें एक साथ हैं, ठीक है ना, एक साथ मिक्स होकर बने हुए हैं, जो हमें अलग अलग कलर के अनुसार ही हम लोगों को पता लगता है कि वो एसिड स्ट्रॉन्ग है या हमारा वीक है, या हमारा जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसका हमें इसी से पता लगता है। पीएच स्केल क्या होता है, अभी मैं आपको एसिड पे बताता हूँ कि कौन से का कलर क्या होता है। ठीक है ना, पीएच स्केल क्या होता है, स्केल फॉर मेजरिंग H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन इन सॉल्यूशन। P in pH stand for the potenge, a German word which means power। ठीक है ना, तो ये पावर को चेक कर रहे होते हैं। P का मतलब क्या है, पोटेंज, पोटेंज मतलब जर्मन में उसको पावर कहा जाता है। तो देखो हमारे पास में जो एसिड होते हैं, एसिड हमारे 0 से लेकर 6 तक, यानी कि इनका जो नंबर होता है, जो इनकी पावर होती है वो कितनी होती है, 0 से लेकर 6 तक रहती है। हमारे जो बेस होते हैं, बेस हमारे कैसे होते हैं, वो होते हैं 8 से लेकर 14 तक। और जो हमारा सॉल्ट होता है, यानी कि जिसको आप न्यूट्रल भी कहते हो, वो हमारा होता है 7 पर। ठीक है, तो एसिड का जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से 6 होती है, बेस की पीएच वैल्यू 8 से 14 और सॉल्ट की पीएच वैल्यू 7 होती है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे कलर दिखाया गया है, अब यहाँ पे देखो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे, ये मेरा 6 नंबर है, फिर ये 5th है हमारे पास में, ये 6th है। 6 पे देखो लाइट ग्रीन, उसके बाद में ये येलो, फिर उसके बाद ऑरेंज, फिर थोड़ा सा रेड, हल्का सा रेड कलर पकड़ा इसने, फिर पिंक पकड़ा, फिर उसके बाद में रेड। यानी कि रेड कलर हमारा मोर डेंजरस, यानी कि जैसे बहुत रेड है तो समझ जाओ कि भैया
जो एसिड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है ना। इसी तरीके से आप लोग क्या करोगे, जब न्यूट्रल से यानी कि 7 कलर हमारा कैसा आ गया, ये हमारा न्यूट्रल कलर आ गया। अब इसके बाद जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ोगे, यानी कि पहला लाइट ग्रीन होगा, फिर लाइट ग्रीन से जो है ब्लू की तरफ, ब्लू कलर की तरफ बढ़ेगा, फिर डार्क ब्लू, फिर वॉयलेट कलर, फिर इस तरीके से पर्पल कलर तक ये हमारा पहुंचेगा। तो यानी कि यहाँ इस तरफ हमारे क्या हो रहे हैं, जो एसिड है ये हाईली बेसिक हो रहा है, इस तरफ ये हाईली बेसिक होता जा रहा है, और इस तरफ की तरफ ये स्ट्रांगली यानी कि हाईली एसिडिक होता चला जा रहा है, ठीक है ना, हाईली एसिडिक होता चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेस और एसिड की जो है पैरामीटर है। इसी के बेस पर हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमारा एसिड स्ट्रांग है या वीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे डेली रूटीन के अंदर हम किस तरीके से अपने पीएच का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स आर पीएच सेंसिटिव। जो प्लांट्स होते हैं या जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, पीएच सेंसिटिव होते हैं। क्या होता है, आर बॉडी वर्क विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8, यानी कि जो हमारी बॉडी होती है वो 7 से लेके 7.8 पीएच वैल्यू रखती है अपने पास में, ठीक है ना। इसी से हमारे जितने भी काम हो रहे होते हैं इसी के बल पे हो रहे होते हैं। व्हेन पीएच रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर आपकी पीएच की वैल्यू लेस देन 5.6 से हो जाती है तो इसको हम लोग कहते हैं एसिड रेन। तो उस केस में क्या होता है, जो रेन बरसती है, पानी बरसता है, उसको क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है। पीएच ऑफ सॉइल की हम लोग बात कर लेते हैं। पीएच ऑफ सॉइल क्या है, तो प्लांट्स रिक्वायर ए स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्थी ग्रोथ। जितने भी प्लांट हैं उनको एक स्पेसिफिक पीएच जो है पीएच रेंज चाहिए होती है अपनी ग्रोथ के लिए। इफ द पीएच ऑफ द सॉइल ऑफ एनी प्लेस इज लेस और मोर देन फार्मर हैव टू मिक्स सम एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस एज रिक्वायर्ड। अब क्या होता है, प्लांट है हमारे, अब प्लांट को जो है रिक्वायर्ड में जितनी उसे जरूरत है उतनी पीएच वैल्यू मिल नहीं रही, उतना एसिडिक यहाँ उतना बेसिक करेक्टर वहाँ पे सॉइल में मिल नहीं रहा। तो जो फार्मर होते हैं, जो किसान होते हैं, वो क्या करते हैं, उसमें एसिड और जो है आपकी बेस की मात्रा को उसके अंदर डालते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट होती है उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए और कहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में HCl एसिड जो हमारा पाया जाता है, कौन सा एसिड, HCl एसिड जो हमारा पाया जाता है, ये HCl एसिड हमारा क्या करता है, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करता है। ठीक है ना, ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कोज पेन एंड द इरिटेशन। अब अगर बात मान के चलो भैया, देखो हमें पता है कि डाइजेशन के दौरान ये क्या करता है, हमारे पास में बहुत सारा एसिड जो है प्रोड्यूस करता है, लेकिन वहां पर ना पेट के अंदर एक चीज लगी रहती है जिसको म्यूकस कहते हैं। ये म्यूकस भी इसके साथ ही प्रोड्यूस होता है। जब एसिड प्रोड्यूस होता है तो म्यूकस भी प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है, यानी कि ये जो एसिड है ना ये बहुत खतरनाक है। म्यूकस क्या करता है, एक वॉल बना लेता है जिससे जब भी एसिड फॉल्ट होता है तो ये खुद जल जाता है और हमें बचा लेता है। ठीक है ना, अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ, अगर एसिड का अमाउंट, HCl का अमाउंट जो है हमारा बढ़ जाए पेट के अंदर तो हमें इरिटेशन होना शुरू हो जाती है, हमें तकलीफ होना, एसिडिटी की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। ये सब हम लोग देखते हैं, पेन हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, ठीक है ना, तो ये सब हमें देखने के लिए मिल जाता है। चलिए तो आगे देखते हैं और कहाँ पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा पीएच चेंज एज द केस ऑफ टूथ डिके। देखो टूथ डिके में क्या होता है कि जब हमारी पीएच वैल्यू, जब हमारी जो पीएच वैल्यू है, ठीक है ना, पीएच वैल्यू जब लेस देन क्या हो जाती है, पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है, क्या हमारी पीएच वैल्यू जब लेस देन 5.5 हो जाती है तो हमारे दांत होते हैं ना वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर 5.5 से नीचे हो जाती है तो हमारे पास में हमारे जो दांत है वो सड़ना शुरू हो जाते हैं। तो क्या होता है, टूथ एनेमल मेड अप ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट, यानी कि जो परत हमारे दांतों पर लगी हुई है, मान के चलो ये दांत है, अब उसके ऊपर मान के चलते हैं हमने ये इस तरीके से, ये ऐसे मैंने एक लेयर लगा दी व्हाइट कलर की, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या होता है, दांतों के ऊपर इसी तरीके की लेयर लगी रहती है, ठीक है ना, जो कि बनी किसकी होती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ठीक है ना, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है, ठीक है ना, किसकी बनी रहती है, कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। ये एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का, does not dissolve in water but corrode when pH is lower than 5.5 due to the acid produced by the degradation of the food particle by bacteria। अब क्या होता है कि माउथ के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारे छोटे 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 जो खाने के हमारे वो जो भोजन होता है, ये टंग मान लो अपनी,
टंग के ऊपर ऐसे छोटे छोटे जो है ना हमारे बहुत सारे फूड के टुकड़े वहीं रह जाते हैं। अब गुड बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया होते हैं वो आते हैं और इनको खाना शुरू कर देते हैं। अब खाने के बाद में क्या होता है कि आपके दांतों के पास में जाकर ये जिसका इसका रस जो है वो जाकर इसके दांतों के पास में लग जाता है। अब दांतों के पास लगता है तो वहां पे जाकर ये क्या होता है, डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे जो हमारी पीएच वैल्यू होती है माउथ की उसको डिक्रीज करने लगता है। जैसे जैसे डिक्रीज होती है वैसे वैसे हमारे दांत खराब होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना। तो यूजिंग टूथपेस्ट, इसको सही करने का तरीका क्या है भैया, रोज जो है अपने जो है दांतों को अच्छे से मांजो तो इससे आपका ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो यही है हमारे पास में। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस बाय द एनिमल एंड प्लांट थ्रू द केमिकल वेलफेयर। ठीक है ना। तो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पहले ही पता लग जाता है खतरे का आने का, क्योंकि वो सब किस चीज से, क्योंकि कुछ ऐसे हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं उनके यहाँ पे जो एसिडिक एंड बेसिक नेचर के होते हैं जो उनकी मदद करते हैं इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पीएच ऑफ सॉल्ट। तो पीएच ऑफ सॉल्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो एसिड होते हैं उनकी जो पीएच वैल्यू होती है लेस देन 7 रहती है, जो बेस होते हैं आपकी उसकी ग्रेटर देन 7 होती है, और जो हमारे सॉल्ट होते हैं, जो हमारा सॉल्ट होता है, सॉल्ट की वैल्यू एग्जैक्टली 7 होती है। तो ध्यान रखना है हमारा एसिड हमारा क्या रहता है, एसिड की वैल्यू लेस देन 7 यानी कि 0 से 6 हो गई, फिर हमारी जो बेस की वैल्यू ग्रेटर देन 7 यानी कि 8 से लेके 14 हो गई, और सॉल्ट की तो हमारी कितनी रहती है, हमारी 7 रहती है, वो फिक्स है। ठीक है ना, वो चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट हमारे पास में, अब देखो ये वाला टॉपिक आपका मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, जो अब मैं चीजें पढ़ाऊंगा वो इतनी इंपॉर्टेंट रहेंगी कि पेपर में आपका यहां से तो क्वेश्चन 101% बनेगा ही बनेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे वो है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है हमारा, कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पासिस थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, यानी कि आपने क्या करा, हमने देखो ये मैंने डायग्राम के साथ आपको इसलिए इसमें बनाए हैं ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए कि क्या चीज कैसे हो रही है। ठीक है ना। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कैसे बनाते हैं, हमने क्या करा, एक बीकर लिया, हमने क्या करा, एक ऐसा कंटेनर लिया, अब उसके अंदर क्या लगा दिए, दो लगा दिए इलेक्ट्रोड, दो क्या लगा दिए हम लोगों ने, इलेक्ट्रोड इसके अंदर एंटर करा दिए, ये लग गए हमारे दो इलेक्ट्रोड, और साथ में लगा दी यहाँ पर एक बैटरी। ठीक है, ये प्लस है हमारा और ये हमारा हो गया माइनस, तो हमने यहाँ पे लगा दी एक बैटरी। ठीक है ना। अब हमने क्या करा, इलेक्ट्रिसिटी पास करी, इसके अंदर हमने क्या डाल रखा अपना, इसका भी ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ पे हमारे पास में क्या चीज डली हुई है। ठीक है ना। इसके अंदर हमने क्या डाल रखा अपना, सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन, यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर डला हुआ है। तो ये एक्वा सॉल्यूशन इसके अंदर डला हुआ है, किसका, सोडियम क्लोराइड का, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्राइन कहते हैं। क्या कहा जाता है, जिसको ब्राइन कहा जाता है। इट डिकम्पोज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब ये डिकम्पोज होते हैं, डिकम्पोज का मतलब जब ये टूटेंगे तो ये क्या बनाएंगे हमारे पास में, एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे, ठीक है ना, एक बनाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं इसको, क्लोर एल्कली प्रोसेस कहा जाता है, कि सोडियम क्लोराइड यानी कि हमने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड लिया और उसको रिएक्ट कराया किसके साथ में, अपने वाटर के साथ मिक्स कर दिया, और जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो हमारी इससे क्या मिला, हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला। तो ये रिएक्शन हम देख लेंगे कि सोडियम क्लोराइड को हमने क्या करा, वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो हमें मिला सोडियम हाइड्रोक्साइड, साथ में क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस इसमें से क्या हुई, लिबरेट हो गई। ठीक है ना। तो जो क्लोरीन गैस थी वो कहाँ पर जाके डिपोजिट हो गई, एनोड के ऊपर, और जो हमारे पास में हाइड्रोजन गैस थी वो जाकर किस पे कनेक्ट हो गई, अपने कैथोड पर। जो क्लोरीन है हमारा एनोड पे ही क्यों लगा, देखो एनोड टर्मिनल जो होता है हमारा, एनोड हम लोग जानते हैं पॉजिटिव होता है, और जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। तो क्लोरीन क्या करता है, क्लोरीन की जो एटॉमिक नंबर होता है 17 होता है, अगर मैं वैलेंसी बनाऊंगा तो 287, ये कॉन्फ़िगरेशन बन गई, मतलब यहाँ पर एक +1 की जरूरत है इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो ये किसी से मांगता है, तो मांगने की वजह से ये क्या बनता है, क्लोरीन 1 नेगेटिव। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या थी, क्लोरीन गैस हम ले रहे थे, तो भैया दो थे यहाँ पर, तो दो मॉलिक्यूल ये जाकर किस पे डिपोजिट होगा, हमारे एनोड पर। तो ये नेगेटिव होता है, नेगेटिव किस पे डिपोजिट होता है, पॉजिटिव पे। हाइड्रोजन गैस क्या करती है, हाइड्रोजन गैस हमारी कैथोड पे जाकर डिपोजिट हो जाती है, तो ये हमारे इसमें। ठीक है। तो नियर कैथोड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड। अब यूजेस की अगर हम लोग थोड़ी सी बात करें तो हाइड्रोजन का तो पता ही है हम लोगों को, फ्यूल वगैरह के लिए यूज करा जाता है, क्लोरीन वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज करा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक हमारा जो क्लीनिंग स्टील मेडिसिन वगैरह के लिए इस्तेमाल करा जाता है। तो ये कुछ हमारे पास में यूज होते हैं। ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं अपने ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, देखो इनमें से तो डायरेक्ट क्वेश्चन आना ही आना है, कोई इसे टाल ही नहीं सकता।
कि इसमें से हमारा क्वेश्चन ना आए। तो ब्लीचिंग पाउडर की हम लोग बात कर लेते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास में, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे बनता है ये, इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ द क्लोरीन ऑन ड्राई सिलिक लाइम। क्या होता है, एक्शन ऑफ क्लोरीन, यानी कि आपने क्या करा है यहाँ पर, एक सेकेंड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और उसमें क्या करा, अपनी क्लोरीन गैस पास कराई। जब क्लोरीन गैस को हम पास कराएंगे इसके अंदर, तो हमें क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, साथ में वाटर मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, साथ में क्या मिलेगा, हमें वाटर मिलेगा। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है कि जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलता है, साथ में हमें वाटर मिलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का यूज देख लेते हैं कहाँ कहाँ होता है हमारा। ब्लीचिंग पाउडर यूज होता है हमारा ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, यानी कपड़ों की जो मीलें होती हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मतलब कपड़ों की जो मीलें होती हैं, वहां पर हम अपना क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं, उन्हें साफ करने के लिए, उनको अच्छा क्लीन बनाने के लिए। ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्री। अब जो पेपर बनाने के लिए क्या करा जाता है, सबसे पहले जो आपके वुड होते हैं उनको बहुत अच्छे से साफ करा जाता है ब्लीच की मदद से ही, ताकि अच्छे से क्लीन विलीन हो जाए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री, डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, जितने भी डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर बनाए जाते हैं वो भी हम इसी की मदद से बनाते हैं। क्लियर है यहाँ पर। अब बात करते हैं हम अपने तीसरे की, थर्ड पे बात कर लेते हैं अपना। थर्ड क्या हमारा, बेकिंग सोडा, जिसका हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, सोडियम हाइड्रोजन, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको कैसे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग, देखो सोडियम क्लोराइड, यानी कि हमने अपना सिंपली साल्ट लिया, साल्ट में क्या करा, सबसे पहले वाटर डिजोल्व करा, यानी कि हमने सबसे पहले अपना सोडियम क्लोराइड लिया, उसमें मिलाया पानी, तो अब पानी मिलाने पर नमक तो उसमें पूरी तरह से घुल गया। अब इसमें हम डालेंगे दो एजेंट, कौन कौन से, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करेंगे, और साथ में हम लोग पास करेंगे अपनी अमोनिया। ठीक है ना, अमोनिया गैस पास करेंगे, तो सबसे पहले हमें मिलेगा यहाँ से अमोनियम क्लोराइड। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड, साथ में हमें मिलेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, साथ में हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हमारा तो काम सिर्फ बेकिंग सोडा से है, तो हमारा यहाँ से बेकिंग सोडा हम निकाल लेंगे। ठीक है ना, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, बेकिंग सोडा। तो इट इज माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस। कैसा होता है, माइल्ड होता है, सॉफ्ट होता है, और कैसा होता है, नॉन कोरोसिव होता है, मतलब किसी तरीके की हमें दिक्कत नहीं होती इससे। When it is heated during cooking, जब हम क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, तो हमें मिलता है सोडियम कार्बोनेट, साथ में वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब चीजें हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं। क्या बनता है हमारा, सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड हमें देखने के लिए मिलता है। यूज कहाँ पे होता है, अरे बेकिंग सोडा का तो हमने बहुत यूज करा हुआ है। सबसे पहली चीज तो वही, हमारे पकोड़े वगैरह जो बनाए जाते हैं उनको क्रिस्पी करने के लिए हम बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। तो फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर या मिक्सचर ऑफ द बेकिंग सोडा एंड द टार्ट्रिक एसिड, व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्स्ड विद वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस विच कॉजेज ब्रेड एंड केक टू राइज, मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पंजी। ठीक है ना, यानी कि उनको हमें सॉफ्ट बनाना है, स्पंजी बनाना है, तो हम लोग क्या कर डालते हैं, उसमें के अंदर बेकिंग पाउडर डालते हैं। दूसरा, जो पकोड़े होते हैं, पकोड़ों को क्रिस्पी बनाने के लिए, जो पकोड़े होते हैं उनको क्रिस्पी बनाने के लिए, करारे करारे से बने पकोड़े, बरसात के मौसम में मजा आ जाता है, तो पकोड़े जो क्रिस्पी बनाए जाते हैं उसको बनाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, उसमें बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। दूसरा, एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, आपकी जो दवाई बनाई जाती है, एंटासिड का मतलब होता है कि अगर आपको एसिडिक कुछ चीज हो रही है तो उसको खत्म करने वाली जो चीज होती है उसको एंटासिड कहा जाता है, यानी कि एक तरह का बेस होता है ये। अगर सिंपल वर्ड में बात करी जाए तो ये बेस होता है, जैसे ही एसिड से रिएक्ट करता है तो आपका क्या बना देता है, उसको न्यूट्रल कर देता है। फिर यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो आपने देखे हैं वो जो सिलेंडर आते हैं फायर एक्सटिंग्विशन वाले, उसके अंदर भी हमारी कौन सी गैस भरी होती है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा ही भरा होता है, जो कि उससे आग को जल्दी से बुझाने में सहायक रहता है। ठीक है, सबको समझ आ गया। नेक्स्ट हम लोग जो बात कर लेते हैं अपनी, वो है हमारा वॉशिंग सोडा। अगला क्या हमारे पास में, वॉशिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला होता है सोडियम कार्बोनेट विद 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या होता है हमारा, सोडियम कार्बोनेट विद 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर,
यानी कि हमारे पास में अभी पीछे वाली रिएक्शन में जब हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हीट किया था, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट तो हमें वहां से मिल ही गया था, ठीक है ना। तो जो सोडियम कार्बोनेट हमें वहां से मिला था, जो सोडियम कार्बोनेट हमें वहां से मिला था, हमने क्या करा, उसमें 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला दिया। जैसे ही हमने उसमें वाटर मिलाया तो हमको मिल गया सोडियम कार्बोनेट 10H2O, यानी कि हमारा वॉशिंग सोडा बनकर तैयार हो गया, ठीक है ना। तो जो हमारे पास में यानी कि जो बेकिंग पाउडर बना हुआ था, उसी के अंदर जब हम पानी मिला देंगे, ठीक है ना, 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मिला देंगे, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, लेकिन पहले उससे पहले हमें बेकिंग सोडा को हीट करना पड़ेगा, हीट करने के बाद ऐसा होगा, ठीक है। यूज देख लेते हैं, इसका यूज कहाँ पर है, इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री। वॉशिंग सोडा है तो जनरल सी बात है पेपर इंडस्ट्री के अंदर या साबुन बनाने की इंडस्ट्री के अंदर हम इसका इस्तेमाल करते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, ठीक है ना, क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, ठीक है ना, घरों को सफाई, घरों में चीज़ों की सफाई करने के लिए, यानी कि कपड़े वपड़े धोने के लिए इत्यादि में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो जितनी भी परमानेंट हार्डनेस होती है उसको भी रिमूव करने के लिए हमारी मदद करती है, ठीक है। तो चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ देख लेते हैं, फिर ये हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। और मे बी ऑफ ये वीडियो आपको आज शाम तक मिल ही जानी चाहिए, मैं प्रयास पूरा करूंगा, नहीं तो कल मॉर्निंग में आपको ये वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। तो लास्ट है हमारे पास में प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको शुद्ध हिंदी में आप लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में पीओपी, ठीक है ना। पीओपी जो आपका होता है वो क्या होता है, आपका कैल्शियम सल्फेट विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या होता है, ऑन हीटिंग जिप्सम, यानी कि आपने कैल्शियम सल्फेट लिया अपना, जिसमें 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, इसको आपने करा हीट। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, कैल्शियम सल्फेट को हीट करते हैं, यानी कि ऑन हीटिंग जिप्सम एट 373 डिग्री सेल्सियस, कितने पे करा आपने, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसको हीट करना शुरू कर दिया। इस लूसिस वाटर मॉलिक्यूल, तो ये अपने क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर जाता है, ठीक है ना, एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि जैसे आपने इसको हीट करा, हीट करने के बाद में इसमें क्या हो गया, ये बन गया CaSO4 हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जो इसके 1.5 मॉलिक्यूल थे वो क्या हो जाते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, ठीक है ना, वो वेपर बन के उड़ जाते हैं। तो अब जो हमें मिल के आया ये हाफ मॉलिक्यूल वाला, यही हमारी क्या है, पीओपी कहलाती है, कैल्शियम सल्फेट विद हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है ना। इट इज अ वाइट पाउडर एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर इट चेंज टू जिप्सम। जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको पहले घोला जाता है, तो आपने क्या करा कि कैल्शियम सल्फेट को लेकर, कैल्शियम सल्फेट को लिया और इसमें क्या करा, पानी मिला दिया। मान लो आपने 1.5 मॉलिक्यूल की कमी थी, तो वो 1.5 मॉलिक्यूल आपने इसके अंदर मिला दिया, ठीक है ना। कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर तो पहले ही था, आपने इसमें क्या करा, पानी 1.5 मॉलिक्यूल पानी और मिला दिया इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये वापस से क्या बन जाता है हमारा, CaSO4 + 2H2O, यानी कि हमें फिर से जिप्सम देखने के लिए मिल जाता है। तो याद रखिएगा, जिप्सम से पीओपी बनाने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हम हीट देते हैं तो जिप्सम से पीओपी बनती है, और पीओपी से वापस जिप्सम बनाना हो तो हमें पानी मिलाना पड़ता है। बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा और इस तरीके से आपका पीओपी पता लगेगा। अब यूज क्या क्या है इसका, भाई डॉक्टर क्या करता है, भाई प्लास्टिक, किसी की हड्डी वगैरह जब टूट जाती है तो उसके ऊपर प्लास्टर कर देते हैं, यानी कि फ्रैक्चर को सपोर्ट देने के लिए हम लोग पीओपी का इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं, हॉस्पिटल या क्लिनिक के अंदर। टॉय वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करा जाता है, डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल करा जाता है। मेकिंग सरफेस स्मूथ, यानी कि जो दीवारें होती हैं हमारी, जो पेंट वेंट कराने के लिए जब हम वॉल को वो कराते हैं, पेंट कराते हैं, तो उससे पहले हम दीवारों पर क्या करते हैं, पीओपी खिंचवा देते हैं ताकि वो स्मूथ हो जाए, बहुत चिकनी हो जाए, ठीक है। लास्ट हमारा वाटर क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ साल्ट, यानी कि एक फॉर्मूला, यानी कि एक यूनिट ऑफ साल्ट के अंदर अगर हमारा फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बोल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास में होता है हमारा ये खत्म, ठीक है। कुछ क्वेश्चन है, अभी ये क्वेश्चन सभी आपको एक साथ मिलेंगे एक सिंगल वीडियो के अंदर। मैं सबके क्वेश्चन सेलेक्ट करके आपके लिए सारे क्वेश्चन एक बार में ला दूंगा, टॉप 100 की सीरीज रख देंगे, उसको आप देख लेना। अगर किसी ने तब भी कुछ नहीं देखा होगा, बस एक वो वीडियो भी देख लेगा तो बच्चा एकदम 20 आउट ऑफ 80 वाला हिसाब हो जाएगा, क्योंकि 20% मेहनत में आपका 20% में आपको पूरा का पूरा पेपर जो है 80 नंबर का आप अटेम्प्ट कर पाओगे, 80% पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो चलिए यहीं पे खत्म करते हैं इस वाले चैप्टर को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।